जय हिंद दोस्तों, इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे BGC 132 के फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर की वीडियो में। ये वीडियो हमारी फोर्थ वीडियो है जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर की वीडियो है। लास्ट हमने करवाई थी इसकी थर्ड वीडियो। अगर आप इसकी थर्ड और फोर्थ वीडियो कर लेते हैं तो इसमें आपके सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। अगर आप इन दोनों को कर लेते हैं तो एग्जाम में आप इजीली 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे, और 4 क्वेश्चन का अटैम्प्ट करना मतलब आपका 80 मार्क्स सिक्योर हो जाता है। एक वीडियो और लेके आऊँगा जिसमें आपके मैं रेफरेंस एंड कॉन्टेस्ट को करवाने वाला हूँ कि कैसे आपको रेफरेंस करना है, कैसे आपको उसका कॉन्टेस्ट का जवाब देना है। तो पोएम होगी, उसके राइटर का पोएम का नाम लिखना है, फिर उसके बाद उसको एक्सप्लेन करना है। तो वो उसकी एक वीडियो और लेके आऊँगा। तो वो वीडियो देखने के बाद आप क्या है 100 मार्क्स का एग्जाम अटैम्प्ट कर पाएंगे और पूरा कवर कर पाएंगे, जिससे आपको 90+ मार्क्स ईजिली प्राप्त हो जाएंगे। आप पिछले ईयर की क्वेश्चन पेपर निकाल लेना और ये वीडियो देखने के बाद बता देना कि सर आपने जो करवाया है उसमें से आपके एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, या मैं आप जो करवा रहा हूँ उसमें से 80 मार्क्स कई क्वेश्चन कवर नहीं हो रहे हैं। तो हमारी वीडियो को डिसलाइक कर देना। अगर आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, और आपके जो दोस्त पढ़ रहे हैं उनको भी ये शेयर कर देना। अगर आपको ये PDF चाहिए, इस वीडियो का गेस्ट पेपर चाहिए, या फिर किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके आप इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। अब बिना देरी की शुरुआत करते हैं इसके पहले क्वेश्चन की। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। तो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है, इसके बारे में सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट बताना होगा कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन, फिर इसी के साथ जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है हमारे भारत में देखी जा सकती है कि विविधता में एकता है। इसकी हमें क्या देखना है, इसका महत्व क्या है, इसकी चुनौतियाँ क्या है, इसके भारत समाज में आज के दिन इसका रेलिवेंस क्या है। तो इस पूरी चीज़ को हम इस क्वेश्चन में देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल फॉर अंडरस्टैंडिंग इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर। तो जो कॉन्सेप्ट है हमारा यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का, वो सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है हमारी इंडियन सोसाइटी को और कल्चर को समझने के लिए। इंडिया इज ए कंट्री करेक्टराइज्ड बाय द इमेंस डाइवर्सिटी इन द टर्म ऑफ रिलीजन्स। तो हमारी कैसे कैसे हम डिफरेंट हैं हमारे रिलीजन के हिसाब से, लैंग्वेज के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से, एथनिसिटी, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, फूड हैबिट्स एंड लाइफस्टाइल। तो हमारा क्या है, एकता में विविधता की अवधारणा भारतीय समाज की संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। भारत में धर्म, भाषा, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, जीवन, खान पान, ये सारी विविधताएं हमारे देश में है। डिस्पाइट दिस डिफरेंसेस, इन अंतर के बावजूद इंडियन शेयर ए कॉमन सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड नेशनल आइडेंटिटी। इन सारी भिन्नताओं के होने के बाद भी क्या है, हम सारे किससे बिलोंग करते हैं, नेशनल आइडेंटिटी से। दिस कोएग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंस विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ टुगेदरनेस इज नोन एज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। जो एक फ्रेमवर्क हमें दिखाया गया है एकता के साथ, ये क्या है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का है। इट रिफ्लेक्ट्स द आइडियाज that the people can maintain their unique identity while remaining united as a member of a larger community or nations। तो हम इस चीज़ को मेंटेन किए हुए हैं, एक देश की नागरिकता को होल्ड करते हुए, एक देश की आइडेंटिटी को रखते हुए। द कॉन्सेप्ट हैज़ प्लेड ए क्रूशियल रोल इन द शेपिंग ऑफ इंडियन सोशल कल्चर। जो हमारा ये कॉन्सेप्ट है ना, इसने बहुत ही क्रूशियल रोल निभाया है इंडिया की सोशल कल्चर और पॉलिटिकल डेवलपमेंट में सेव करने के लिए। एंड कंटिन्यूज टू गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर नेशनल इंटीग्रेशन। और लगातार आगे क्या कर रहा है, नेशनल इंटीग्रेशन का एक उदाहरण बनता जा रहा है, और हमारे लिए क्या है, ये एक गाइड प्रिंसिपल बनता जा रहा है। अब देखेंगे इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग ऑफ यूनिटी। तो इसको मैं अगर आपको बताऊं कि लिखना कैसे है, तो जो एकता है इसका अर्थ है कि लोगों के बीच भाईचारा, सहयोग, सामंजस्य का साझा पहचान की भावना है। इसका अर्थ है कि विभिन्नताओं के बावजूद लोग समाज में राष्ट्र के हित में मिलकर कार्य करें। एकता का अर्थ समानता नहीं है, लोग अपनी अलग अलग पहचान बनाए हुए अपने एकजुट रहते हैं, उसे बोलते हैं यूनिटी। तो आप इसे इंग्लिश में कैसे एक्सप्लेन करोगे, यूनिटी रेफर्स टू द सेंस ऑफ टुगेदरनेस, हार्मनी एंड कोऑपरेशन अमंग पीपल। तो यूनिटी किससे रेफर करती है, एक सेंस है हमारा टुगेदरनेस का, हार्मनी का और कोऑपरेशन का। इट इम्प्लाइज द फीलिंग ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर्ड पर्पज डिस्पाइट इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हुए हमारी एक कॉमन आइडेंटिटी है। यूनिटी डज नॉट मीन यूनिफॉर्मिटी, समानता नहीं है इसका अर्थ। इसका अर्थ है इट डज नॉट रिक्वायर पीपल टू अबंडन देयर कल्चर। इसका मतलब ये नहीं है कि लोग अपने कल्चर को छोड़ देंगे, लैंग्वेज को छोड़ देंगे, रिलीजियस आइडेंटिटी को छोड़ देंगे। इसके बावजूद क्या है, मीन्स ऑफ रिस्पेक्टिंग डिफरेंसेस, ये रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे के डिफरेंस को, वाइल वर्किंग टुगेदर फॉर ए कॉमन गोल्स,
एक साथ काम करते हुए, एक कॉमन गोल रखते हुए मेंटेनिंग सोशल हार्मनी, और सोशल हार्मनी को मेंटेन किए हुए हैं। इन ए नेशन, एक नेशन की बात करें, यूनिटी प्रमोट्स पीस, स्टेबिलिटी एंड कलेक्टिव प्रोग्रेस। तो एक नेशन की बात करें तो यूनिटी प्रमोट करती है पीस को, स्टेबिलिटी को और कलेक्टिव प्रोग्रेस को। तो ये हमारा मीनिंग है यूनिटी का। अब मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी की बात करें तो डाइवर्सिटी का मीनिंग क्या है? तो विविधता का अर्थ है समाज में व्यक्ति और समूहों के बीच में पाई जाने वाली विभिन्नताओं से। ये जो भिन्नताएं हैं ये किस आधारों पर हो सकती है, किस आधार पर भिन्नता देखी जा सकती है? भाषा, धर्म, संस्कृति, जाति के आधार पर, परंपरा, रीति रिवाज के आधार पर, आर्थिक स्थिति, क्षेत्रीय पहचान के आधार पर। जो विविधताएं हैं वो समाज को क्या है, समृद्ध बनाती हैं, क्योंकि यह विभिन्न अनुभव और दृष्टिकोणों को साथ लाती हैं। इसे बोलते हैं हमारा मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी। इसको एक्सप्लेन कैसे करना है? डाइवर्सिटी रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंस अमंग द इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स विद इन द सोसाइटी। तो डाइवर्सिटी रेफर करती है एग्जिस्टेंस के, जो हमारे अंदर डिफरेंस है इंडिविजुअल और सोसाइटी के अंदर। जो डिफरेंसेस है वो इतने प्रकार के हो सकते हैं जो मैंने बताया था आपको, कैसे कि लैंग्वेज, रिलीजन, कल्चर, एथनिसिटी, कस्टम, ट्रेडिशन, सोशल प्रैक्टिस, इकोनॉमिक कंडीशंस, रिलीजियस आइडेंटिटी, इतने प्रकार के हमारे अंतर हो सकते हैं। तो ये हमारे डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट है। अगला है कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो ये क्या है? विविधता में एकता की अवधारणा क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी मीन्स मेंटेनिंग सोशल कोहेशंस एंड नेशनल इंटीग्रेशन वाइल रिस्पेक्टिंग कल्चर। तो क्या है? हम अपने सोशल कोहेशन को बनाए रखें, नेशनल इंटीग्रेशन, नेशनल राष्ट्रीय एकता को बनाए रखें, किसको साथ रखते हुए? कल्चर को, रिलीजियस को, लिंग्विस्टिक लैंग्वेज को, और रीजनल डिफरेंस, क्षेत्रीय जो विविधता है उसको एक साथ रखते हुए हम क्या है, नेशनल एकता को भी बनाए रखें। द कॉन्सेप्ट सजेस्ट दैट द डाइवर्सिटी शुड नॉट व्यूड एज ए सोर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट बट एज ए सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ। जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो सजेस्ट कर रहा है डाइवर्सिटी को कैसे देखता है? ए सोर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट बट एज ए सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ। तो इसको दोनों तरह के देखा जा सकता है। एक ये सोर्स भी हो सकता है कन्फ्लिक्ट का भी, लड़ाई झगड़े का भी, विभाजन का भी, लेकिन ये एक सोर्स हो सकता है स्ट्रेंथ का भी। डिफरेंट कम्युनिटीज कॉन्ट्रीब्यूट टू देयर रिचनेस। हर कम्युनिटी अपनी जैसी जैसी क्या है कंट्रीब्यूट करती है अपने अपने तरीके से, कोई कुछ देता है, कोई कुछ देता है। सोसाइटी वाइल शेयरिंग कॉमन वैल्यूज एंड गोल्स। अगर जो सोसाइटी होती है वो क्या शेयर करते हैं? कॉमन वैल्यूज और गोल्स को शेयर करते हैं। अब बात करते हैं डाइवर्सिटी इन इंडियन सोसाइटी। तो डाइवर्सिटी क्या है इंडियन सोसाइटी में? तो इसको देखेंगे तो भारत में क्या क्या विविधता के रूप हैं। पहली डाइवर्सिटी है रिलीजियस डाइवर्सिटी। तो ये क्या है? जो भारत में है क्या है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, यहूदी और पारसी सहित अनेक धर्मों के लोग निवास करते हैं। मैंने यहूदी क्यों बोला? यहूदी के पीछे रीजन क्या था? क्योंकि जो आप जैसे बात करते हो कि इजराइल की, तो इजराइल में यहूदी वगैरह रहते हैं, तो उनके संबंध आज भी हैं। वो इतने गहन संबंध क्यों है? क्योंकि भारत में आज भी एग्जिस्ट करते हैं यहूदीज, इसलिए वो एक दूसरे की इतनी ज़्यादा हम रिस्पेक्ट भी करते हैं। इंडियन इज ए होम ऑफ मैनी रिलीजन्स इंक्लूडिंग, ये सारे अपने अंदर क्या है, धर्म है। पीपल बिलोंगिंग टू द डिफरेंट फेथ्स प्रैक्टिस देयर रिलीजियस ट्रेडिशंस वाइल कोएग्जिस्टिंग विद द सेम सोसाइटी। एक सोसाइटी में रहते हुए इन अलग अलग धर्मों को अपने वो फॉलो करते हैं। अगली डाइवर्सिटी क्या है? लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, जिसे भाषाई विविधता बोलते हैं। तो इंडियन है जो 100 ऑफ लैंग्वेजेस एंड डायलैक्ट्स। भारत में बहुत सारी भाषा और बोलियाँ हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज, तो भारत के संविधान ने क्या माना है? 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज मानी है, तो 22 अनुसूचित भाषाओं को मान्यता दी है, इंक्लूडिंग इसमें ये भाषाएं क्या है, 22 भाषाओं को इनको मान्यता दी गई है। अगला है कल्चरल डाइवर्सिटी। तो सांस्कृतिक विविधता कैसे देखने को मिलती है हमारे पास? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया हैव डिस्टिंक्ट ट्रेडिशंस, कस्टम्स, फेस्टिवल, आर्ट फॉर्म्स, म्यूजिक, डांस स्टाइल्स एंड क्यूजन्स। तो भारत के बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें अपनी अलग अलग परंपराएं, त्यौहार, कला, संगीत, ये सारी चीज़ें अलग अलग देखने को मिलती है। जैसे कि भरतनाट्यम कहाँ है? तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है। जो कथक है वो हमारा कहाँ है? उत्तर भारत से जुड़ा हुआ है। बिहू कहाँ से जुड़ा हुआ है? आसाम से जुड़ा हुआ है। ओणम कहाँ से जुड़ा हुआ है? केरल से जुड़ा हुआ है। तो ये इस प्रकार क्या है, हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। फिर आता है ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी। तो भौगोलिक विविधता कैसे देखने को मिलती है? तो इंडियन ज्योग्राफी इंक्लूड्स, भारतीय ज्योग्राफी में क्या क्या है? माउंटेन्स है, डेजर्ट्स है, रिवर्स है, फॉरेस्ट है, प्लेन्स है और कोस्टल रीजन्स है। जो ये ज्योग्राफिकल वेरिएशन है ना, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है रीजनल लाइफस्टाइल को और कल्चरल प्रैक्टिस को। तो हमारे अंदर ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। अगली है एथनिक डाइवर्सिटी। एथनिक क्या होती है? जातीय। जातीय विविधता कैसे देखने को मिलती है? तो इंडिया कंसिस्ट है न्यूमरस ऑफ एथनिक ग्रुप्स एंड कम्युनिटीज ईच विद इट्स ओन यूनिक हेरिटेज एंड ट्रेडिशंस। तो भारत में बहुत सारे जाति समूह समुदाय का देश है जिसकी अपनी विशिष्ट पहचान और परंपराएं हैं। तो ये जो डाइवर्सिटी है वो ऐड करती है कॉम्प्लेक्सिटी एंड रिचनेस इन द इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी में अपनी रिचनेस और कॉम्प्लेक्सिटी को ऐड करती है। अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रमोट करते हैं यूनिटी इन इंडिया? भारत में एकता को बढ़ावा देने वाले ऐसे कौन कौन से कारक हैं? पहला है शेयर्ड हिस्टोरिकल हेरिटेज। तो जो साझा इतिहास है और स्वतंत्रता आंदोलन ने भारतीयों को एक सूत्र में बांध दिया था।
दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, जो संविधान में समानता, न्याय, स्वतंत्रता और बंधुत्व को बढ़ावा दिया है। अगला क्या है इसमें, कल्चरल इंटरेक्शंस। तो कल्चरल इंटरेक्शन क्या है, जो सेंचुरीज ऑफ इंटरेक्शन है बहुत सारे डिफरेंट कम्युनिटीज़ के बीच में, हैज़ क्रिएटेड ए कंपोजिट कल्चर करेक्टराइज बाय द म्यूचुअल इन्फ्लुएंस एंड एक्सचेंज। तो इसके कारण क्या हुआ है, जो करेक्टराइज हुआ है, क्या म्यूचुअल इन्फ्लुएंस हुआ है और एक्सचेंज हुआ है। क्या एक्सचेंज हुआ है, जो हमारा कल्चर है एक दूसरे से ट्रांसफर होता रहा है, क्योंकि भारत में आज़ादी से पहले बहुत सारे आक्रमण हुए, ईरानी और इन्होंने जो मिडल वर्ल्ड से हुआ था, तो वहाँ से क्या हुआ था कि हमारे अंदर अटैक हुए, उनकी जो वहाँ पर आए उन्होंने लूटपाट की और की, तो उनका कल्चर भी ट्रांसफर होता गया, लैंग्वेज में थोड़ा डिफरेंस आता गया। तो इंडियन कल्चर है वो रिफ्लेक्ट करता है कंट्रीब्यूशन को फ्रॉम वेरियस रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रीजन ट्रेडिशंस। तो भारत में जो कंट्रीब्यूशन है वो कहाँ कहाँ से, रिलीजियस से, लैंग्वेज से और रिलीजियस ट्रेडिशन से। तो ये हमारा कल्चरल इंटरेक्शन हमें देखने को मिलता है। अगला आता है इसमें नेशनल सिम्बल्स क्या है, इसके क्या नेशनल सिंबल्स और इंस्टीट्यूशन हमें देखने को मिलते हैं। तो हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय गान है, संविधान है और जो सारी नेशनल एजेंसीज है वो यूनिटी को क्या करती हैं, मजबूत करती हैं और ये एज ए सिंबल काम करती हैं। अगला क्या आता है, इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो इसका महत्व क्या है, विविधता में एकता का महत्व क्या है। प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन, जो राष्ट्रीय एकीकरण है उसको प्रमोट करता है। तो कैसे करता है, जो राष्ट्र नेशनल इंटीग्रिटी है और जो स्ट्रेंथ है हमारी उसको मजबूत बनाता है। कैसे, इट स्ट्रेंथ नेशनल यूनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। तो ये प्रमोट करता है नेशनल इंटीग्रेशन को। इंश्योर्स सोशल हार्मोनी। तो सोशल हार्मोनी क्या होता है, सामाजिक सद्भाव। ये कैसे इंश्योर करता है, जो विविधता है ना, डाइवर्सिटी, वो सम्मान सामाजिक संघर्षों को कम कर देता है और शांति को बढ़ावा देता है। ये रिस्पेक्ट करता है डाइवर्सिटी को और रिड्यूस कर देता है कन्फ्लिक्ट्स को, प्रमोट करता है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस को बहुत सारे डिफरेंट ग्रुप्स में। अगला है इनक्रेज कल्चरल इनरेचमेंट। तो किसको इनक्रेज करता है, कल्चरल इनरेचमेंट को इनक्रेज करता है। जैसे जो बहुत सारी कल्चर्स हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, वो क्या है, क्रिएटिविटी, लर्निंग और कल्चरल डेवलपमेंट को क्या करता है, ये कल्चरल इंहांस करता है, स्ट्रेंथ करता है डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को कैसे करता है, क्योंकि बहुत सारी डाइवर्सिटी है वो इनक्रेज करती है, प्लुरलिज्म को, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन को अलाउ करती है, मल्टीपल वॉइस को, पर्सपेक्टिव टू बी हेयर्ड, जो जिसको सुना जा सके, सपोर्ट करती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, जो सोशल स्टेबिलिटी है, कोऑपरेशन है, वो क्रिएट करती है फेवरेबल कंडीशन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। तो ये हमें देखने को मिलता है। अगली क्या है, चैलेंजेस टू द यूनिटी इन डाइवर्सिटी। क्या क्या चैलेंजेस है यूनिटी इन डाइवर्सिटी में जो हमें देखने को मिलते हैं। इसमें जो हमें देखने को मिलते हैं वो सबसे पहले है कम्युनलिज्म, फिर जिसे सांप्रदायिकता भी बोलते हैं, रिलीजियस टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स कैन थ्रेटन सोशल हार्मनी एंड नेशनल यूनिटी। अगला क्या चैलेंज देखने को मिलता है, रीजनलिज्म, जो क्षेत्रवाद है वो, फिर लिंग्विस्टिक कॉन्फ्लिक्ट्स, जो भाषाई विवाद है वो देखने को मिलते हैं, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जो जातिगत भेदभाव है उसके कारण भी ये क्या है, हमें इसका डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, तो ये क्या है, आर्थिक असमानता, जो हमें चैलेंज करती है यूनिटी इन डाइवर्सिटी को। अगला जानते हैं रोल ऑफ एजुकेशन इन प्रोमोटिंग यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। तो एजुकेशन का क्या रोल है जो प्रमोट करता है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को। तो ये क्या करता है, डेवलप रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंट कल्चर्स, जो बहुत सारे कल्चर हैं, बहुत सारी संस्कृतियां हैं, उसके सम्मान को सिखाता है। प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, जो संवैधानिक मूल्य है हमारे उसका प्रचार करता है। इनकरेज टॉलरेंस एंड इंक्लूसिवनेस, ये हमारे टॉलरेंस को बढ़ाता है, सहिष्णुता को बढ़ाता है। क्रिएट अवेयरनेस अबाउट कल्चरल हेरिटेज, हमारे जो अवेयरनेस है कल्चरल हेरिटेज को लेकर उसको बढ़ाता है। रिड्यूस प्रेजुड्यूस एंड डिस्क्रिमिनेशन, तो ये किसको, प्रेजुड्यूस को और डिस्क्रिमिनेशन को कम कर देता है। अगला है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इन कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया। तो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी क्या है कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया में, जो समकालीन भारत में देखें तो क्या देखने को मिलता है इसमें। इन द मॉडर्न इरा ग्लोबलाइजेशन एंड द टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज हैव इंक्रीज द इंटरेक्शंस अमंग द पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड। तो वैश्वीकरण है जो हमारा ग्लोबलाइजेशन है और जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है उसने हमारे जो आज के दिन विभिन्न समुदाय के बीच में संपर्क को बढ़ा दिया है, और ऐसे समय में विविधता में एकता का सिद्धांत जो सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकीकरण के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो भारत आज भी इस बात का उदाहरण है, जो कि बहुत सारे समुदाय कम्युनिटीज़ हैं अपनी, वो अपनी पहचान को बनाए हुए रखते हैं और शांतिपूर्ण एक साथ रहते हैं, जो कि यूनिटी एंड डाइवर्सिटी में कंटेम्प्रेरी है इंडिया, इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं।
ये इस क्वेश्चन का कंक्लूजन होगा। जैसे हमने आंसर दिया है उसी बेस पर आप इसका कंक्लूजन डिसाइड कर सकते हैं। तो इसको आपको कंक्लूजन खुद करना होगा जैसे आपने आंसर दिया है, या फिर इसका आंसर को आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ये भी अपने हिसाब से एक बेस्ट कंक्लूजन है इसका। तो ये हमने इसका आंसर देखा। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ द इफेक्टिव ऑर्गेनिक फिलोसफर्स वर्किंग विद दलित्स। तो इस क्वेश्चन में हम क्या देखेंगे, जो ऑर्गेनिक फिलोसफर है, जो जैविक दार्शनिक है, जो हमारे को उसका अर्थ बताना है, तथा जो दलितों के उत्थान और सशक्तिकरण के लिए कार्य करने वाले प्रभावी हमारे ऑर्गेनिक फिलोसफर है ना, उनकी इंपॉर्टेंस बतानी है, क्या क्या विशेषताएं हैं उनकी, उस पर हमें डिस्कस करना है। इसके साथ हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में, जो सोशल जस्टिस है, इक्वलिटी है, एजुकेशन है, ह्यूमन डिग्निटी है, इन सभी को इस क्वेश्चन में हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन। द टर्म ऑर्गेनिक फिलोसफर refers to the thinkers, writers, social reformers, activists who emerge from within a community and work directly for its upliftment and empowerment। जो ऑर्गेनिक फिलोसफर है वो ऐसे विचारक हैं, समाज सुधारक हैं और लेखक हैं, कार्यकर्ता हैं, जो क्या करते हैं, किसी भी कम्युनिटी, समाज के अंदर के भीतर से उभरते हैं और उसके उत्थान के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, समझ गए। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द दलित सोसाइटी ऑर्गेनिक फिलोसफर आर द इंडिविजुअल्स। तो जो अगर दलित सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, इसके रेफरेंस में बात करते हैं, तो ऑर्गेनिक फिलोसफर क्या है, जो इंडिविजुअल्स हैं वो अंडरस्टैंड द रियलिटीज़ ऑफ द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जो जातिगत भेदभाव उसकी रियलिटीज़ को समझते हैं, सोशल एक्सक्लूजन को समझते हैं, इकोनॉमिक डिप्रीवेशन को समझते हैं, बिकॉज दे आर क्लोजली कनेक्टेड विद द लाइफ्स, क्योंकि वो क्लोजली कनेक्टेड हैं लाइफ्स के साथ, एंड स्ट्रगल्स मार्जिनलाइज कम्युनिटी, जो हाशिकरण पर खड़े समुदाय है ना, उसकी रियलिटीज़ को समझते हैं। अनलाइक ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स वो में रिमेन डिटैच फ्रॉम द सोशल रियलिटीज़। अगर बात करें ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल की, वो क्या कहते हैं, अभी भी डिटैच हैं सोशल रियलिटीज से, ऑर्गेनिक फिलोसफर से, एक्टिवली इंगेज विद द पीपल, और एक्टिवली इंगेज होते हैं लोगों के साथ, सीख सोशल ट्रांसफॉर्मेशंस, और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू द अवेयरनेस फैलाते हैं एजुकेशन के थ्रू और कलेक्टिव एक्शंस के थ्रू। तो जो दलित है इसके अगर कॉन्टेक्स्ट में संदर्भ में बात करें, तो जो ऑर्गेनिक फिलोसफर्स हैं वो क्या है, किसी समुदाय की समस्या, संघर्ष और वास्तविकता को गहराई से जुड़े होते हैं, और वे जातिगत भेदभाव, सामाजिक बहिष्कार और असमानता का विरोध करते हुए कैसे करते हैं, शिक्षा, जागरूकता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन हो जाएगा। अब समझते हैं मीनिंग क्या है ऑफ ऑर्गेनिक फिलोसफर का। द आइडिया ऑफ ऑर्गेनिक फिलोसफर इज एसोसिएटेड विद द इंटेलेक्चुअल्स वो इमर्ज फ्रॉम द स्पेसिफिक सोशल ग्रुप्स एंड वर्क फॉर देयर प्रोग्रेस। तो ये क्या है, जो ऑर्गेनिक फिलोसफर है ये ऐसे इंटेलेक्चुअल्स है, बुद्धिजीवी है, जो किसी विशेष सामाजिक समूह से निकलकर उसी समुदाय की प्रगति के लिए कार्य करते हैं। दे आर डीपली इन्वॉल्व इन द एवरीडे लाइव्स ऑफ द सोशल ऑफ द पीपल एंड यूज देयर नॉलेज टू एड्रेस सोशल प्रॉब्लम्स। तो वे क्या करते हैं, समाज की वास्तविक समस्याओं को समझते हैं और उसके परिवर्तन के लिए प्रयास करते हैं। इन द दलित कॉन्टेक्स्ट फिलोसफर है वो क्या करते हैं, वो उसके समझते हैं रियलिटीज़ को, जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है उसको समझते हैं, अवेयर करते हैं, रेज अवेयरनेस सोशल इनजस्टिस को, इनकरेज करते हैं एजुकेशन को, एम्पावरमेंट को, प्रमोट करते हैं डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट को, काम करते हैं सोशल इक्वलिटी के लिए और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। अगले क्या क्या साइलेंट फीचर हैं इफेक्टिव ऑर्गेनिक फिलोसफर के लिए जो दलित के साथ काम करते हैं, उनके क्लोज कनेक्शन है विद द कम्युनिटीज़। तो क्या है, जो ऑर्गेनिक फिलोसफर हैं वो रिमेन क्लोजली कनेक्टेड विद द पीपल एंड अंडरस्टैंड देयर एवरीडे स्ट्रगल एंड चेंजेस। तो वो डीपली कनेक्टेड होते हैं, उनके क्लोज कनेक्शन होते हैं कम्युनिटी के साथ। अगला है कमिटमेंट टू सोशल जस्टिस, जो सामाजिक न्याय के प्रति उनका क्या है, कमिटमेंट है। कैसे, दे वर्क टू एलिमिनेट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी एंड सोशल ऑपरेशन। तो वे जातिगत भेद है, जो छुआछूत है और जो सामाजिक शोषण है उसको समाप्त करने के लिए कार्य करते हैं। प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का प्रसार कैसे करते हैं, दे रिगार्ड एजुकेशन एज द मोस्ट पावरफुल टूल ऑफ द एम्पावरमेंट एंड इनकरेज दलित टू एक्वायर नॉलेज एंड स्किल्स। तो शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू क्या है, आप सशक्तिकरण कर सकते हो लोगों को, प्रभावी माध्यम है एक ऐसा जो दलितों को क्या करता है, शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रेरित करता है। अगला इसमें है डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल कंसाइसनेस। तो आप कैसे करोगे, डेवलपमेंट कैसे करोगे, जो आलोचनात्मक चेतना है उसका विकास कैसे करोगे। दे हेल्प पीपल अंडरस्टैंड द काज ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड इनकरेज देम क्वेश्चंस ऑपरेसिव स्ट्रक्चर्स।
तो वे लोगों को क्या करते हैं, सामाजिक असमानताओं के कारण को समझने और अन्यायपूर्ण व्यवस्थाओं को चुनौती देने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ऐसे डेवलपमेंट करते हैं क्रिटिकल कंसाइसनेस की। अगला है एडवोकेसी, क्या है, इक्वेलिटी की, समानता की वकालत कैसे करते हैं आप। जो ऑर्गेनिक फिलोसफर है वो जाति और सामाजिक स्थिति से ऊपर उठकर सभी के लिए समान अधिकार और अवसरों का समर्थन करते हैं। तो वो एडवोकेसी करते हैं इक्वेलिटी की, समानता के लिए। एम्पावरमेंट क्या है, मार्जिनलाइज कम्युनिटी की। तो आप कैसे करोगे, तो जो हाशिए पर, मार्जिनलाइज क्या होता है, हाशिए पर खड़े समुदाय, कम्युनिटीज, उसकी एम्पावरमेंट कैसे करोगे, उसका सशक्तिकरण कैसे करोगे आप। तो ये जो दलित है ना, उनकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सांस्कृतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कार्य करेंगे, तभी इनकी एम्पावरमेंट पॉसिबल है। ऑर्गेनिक फिलोसफर फोकस ऑन द एम्पावरिंग दलित सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और कल्चरली, इन सभी को एम्पावर करेंगे। तो ये करता है। अगले क्या है, इसका रेजिस्टेंस क्या है, इसके ऑपरेशंस के लिए। तो शोषण के विरुद्ध संघर्ष कैसे करेंगे ये। दे ओपेसिस, ये क्या करते हैं, ओपेजिस करते हैं, किसके लिए, अनटचेबिलिटी के लिए, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के लिए, सोशल एक्सक्लूजन के लिए, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के लिए, किसके लिए, पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन के लिए। तो इन सभी के लिए वो बहिष्कार का विरोध करेंगे। प्रमोशन ऑफ द सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, तो वो आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट और गरिमा जो कि डिग्निटी है, उसका विकास कैसे करेंगे। तो ये जो दलित समुदाय है ना, दलित कम्युनिटीज हैं, वो उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी और अपनी पहचान, आइडेंटिटी, सेल्फ आइडेंटिटी पर प्राउड फील करने के लिए उन्हें प्रेरित करेंगे, प्रमोशन करेंगे सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी के लिए। यूज ऑफ लिटरेचर एंड कल्चर्स एज ए टूल्स ऑफ चेंज, जो हमारा लिटरेचर है, साहित्य है, और कल्चर जिसे संस्कृति बोलते हैं, ये इसको परिवर्तन करने का माध्यम कैसे बनाना है। जो बहुत सारे ऑर्गेनिक फिलोसफर हैं, उन्होंने क्या किया, लिटरेचर, पोइट्री, एस्से, ऑटोबायोग्राफीज लिखी हैं, किसके लिए, अवेयरनेस को फैलाने के लिए, इंस्पायर करने के लिए, सोशल चेंज को इंस्पायर करने के लिए। तो ऐसे ये काम करेंगे। 10th पॉइंट है एडवोकेसी फॉर डेमोक्रेसीज वैल्यू, तो लोकतांत्रिक मूल्यों का समर्थन कैसे करेंगे ये। तो ये लोकतंत्र में समानता, स्वतंत्रता, न्याय और मानवाधिकार का समर्थन करते हैं। दे सपोर्ट डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इक्वेलिटी, जस्टिस, ह्यूमन राइट्स। तो ये ऐसे एडवोकेसी करेंगे। अगला है मेजर ऑर्गेनिक फिलोसफर कौन है, जो एसोसिएटेड हैं दलित एम्पावरमेंट के साथ। तो हम क्या करेंगे, जो मेन राइटर हैं उनकी बात करेंगे। पहले हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज द वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर्स इन द हिस्ट्री ऑफ दलित एम्पावरमेंट। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं वो सबसे मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर माने जाते हैं हिस्ट्री में दलित एम्पावरमेंट के लिए। तो उन्होंने बहुत सारे कंट्रीब्यूशन किए हैं। क्या क्या कंट्रीब्यूशन किए हैं, एडवोकेसी की है सोशल इक्वेलिटी के लिए, प्रमोशन किया है एजुकेशन का, अपोजिशन टू कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जातिगत भेदभाव का विरोध किया है, लीडरशिप इन द दलित मूवमेंट की लीडरशिप रहे हैं, लीड किया उन्होंने, ड्राफ्टिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया है। इसलिए आपने इनकी फ़ोटो भी देखी होगी, हाथ में संविधान को लेते हुए एक अंगुली की फ़ोटो। तो ये आज भी क्या है, जो दलित्स हैं वो इनको अपना भगवान मानते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, क्योंकि संविधान में ऐसे ऐसे कानून उनके लिए लेके आए थे जो उनको सपोर्ट करें, जो इनके साथ भेदभाव हो रहे हैं उनको कम किया जा सके। अगला है ज्योतिराव फुले। तो ज्योतिराव फुले ने जातिगत भेदभाव का विरोध किया है और निम्न जातियों तथा महिलाओं की शिक्षाओं को बढ़ावा दिया है। अगला है सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले ने क्या किया है, महिला शिक्षा और जो वंचित समुदाय है उनके उत्थान के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। अगला पेरियार वी रामास्वामी। तो ये क्या है, इन्होंने, पेरियार ने आत्मसम्मान, तर्कवाद और समानता को बढ़ावा दिया है और जातिगत भेदभाव का विरोध किया है। पेरियार प्रोमोटेड सेल्फ रिस्पेक्ट, रेशनलिज्म और इक्वेलिटी एंड वाइल अपोजिंग कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। अगली क्या है पॉइंट हमारा, इंपॉर्टेंस ऑफ द ऑर्गेनिक फिलोसफर इन दलित मूवमेंट्स। क्या हमारे इंपॉर्टेंस हैं ऑर्गेनिक फिलोसफर के दलित मूवमेंट्स में। तो इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो इन्होंने क्या किया है, सोशल अवेयरनेस को क्रिएट किया है, मोबिलाइजिंग की कम्युनिटीज़ को देखा है। अगला है इसमें मोबिलाइजिंग कम्युनिटीज़ क्या होती हैं, जो समुदाय है उनको संगठित किया है, प्रमोट किया है एजुकेशन को। चैलेंजिंग डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिसेस क्या है, तो क्या है, डिस्क्रिमिनेशन है ना हमारे, उनको चैलेंज किया है, भेदभाव का विरोध किया है। एडवोकेटिंग लीगल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, जो कानूनी और राजनीतिक सुधार उनका समर्थन किया है। इंस्पायरिंग कलेक्टिव एक्शन, जो सामूहिक संघर्ष है उनको प्रेरणा दी है। क्या कॉन्टेम्प्रेरी रेलिवेंस है, आज के दिन हमारे आज के दिन की बात करें तो क्या इसका रेलिवेंस बनता है।
तो डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड एंड सोशल रिफॉर्म्स, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट वेरियस फॉर्म्स। तो आज के दिन भी क्या है, हमें कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इसमें देखी जा सकती है। देयरफॉर द रोल ऑफ ऑर्गेनिक फिलोसफर रिमेन्स हाईली रेलिवेंट। फिर भी क्या है, जो ऑर्गेनिक फिलोसफर उनका रोल आज भी बहुत ज़्यादा हाई है, आज के दिन भी। दे कंटिन्यू एड्रेस इश्यूज सच एज, उन्होंने लगातार इन मुद्दों को उठाया है, सोशल एक्सक्लूजन को, एजुकेशन इनक्वालिटी को, इकोनॉमिक डिप्रीवेशन को, डिस्क्रिमिनेशन को, प्रेजुडिस को, ह्यूमन राइट वायलेशंस को। इन सभी मुद्दों को वो आज भी उठाते हैं, इनके रेलिवेंस आज भी हैं, क्योंकि ये समस्याएं आज के दिन भी देखी जाती हैं। क्या क्या चैलेंजेस हमें फेस करने हैं, ऑर्गेनिक फिलोसफर को क्या क्या चैलेंजेस इन्हें फेस करने पड़े थे, तो उन्होंने फेस किया था रेजिस्टेंस फ्रॉम द डोमिनेंट सोशल ग्रुप्स, जो प्रभावशाली वर्ग थे ना उनका विरोध देखा इन्होंने, पॉलिटिकल ओपेशंस देखे, लैक ऑफ रिसोर्सेज देखे, सोशल प्रेजुडिस देखे, स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज़ देखी। तो उन्होंने क्या राजनीतिक दबाव झेला, संसाधनों की कमी देखी, सामाजिक पूर्वाग्रह देखा, संरचनात्मक असमानता देखी। ये इस क्वेश्चन का कंक्लूजन हो जाएगा जो हमने क्वेश्चन किया है। तो आप या तो ये कंक्लूजन लिख सकते हो या अपना बना के लिख सकते हो। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म दलित। दलित टर्म से जो शब्द का अर्थ है, इससे समझने के लिए बोल रहा है कि आप इससे क्या समझते हैं। तो इसके साथ ही आपको इसमें क्या क्या बताना पड़ेगा, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताना पड़ेगा, सोशल सिग्निफिकेंस बताना पड़ेगा, इसकी आइडेंटिटी बतानी पड़ेगी, कंट्रीब्यूशन क्या रहा है दलित मूवमेंट का वो बताना पड़ेगा, इसके क्या रेलिवेंस रहे हैं, क्या जो इंडियन सोसाइटी में रहे हैं रेलिवेंस, इसको देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के साथ। तो इसको आप एक्सप्लेन कैसे करोगे, जो दलित, मैं इसको पहले आपको हिंदी में बता देता हूँ, फिर आप इंग्लिश में से ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट इंग्लिश से देख लेते हैं। द टर्म दलित ऑक्यूपाइज एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन द सोशल, पॉलिटिकल एंड द कल्चरल डिस्कोर्स ऑफ इंडिया। दलित शब्द जो कि भारत के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक इसके संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इट रेफर्स टू द कम्युनिटी दैट हैव हिस्टोरिकल सफर्ड डिस्क्रिमिनेशन, ऑपरेशंस, एक्सक्लूजन्स एंड एक्सप्लॉयटेशन अंडर द कास्ट सिस्टम। तो जो ये दलित्स हैं, इन्होंने कास्ट सिस्टम के अंदर बहुत सारे हिस्टोरिकली इतिहास से ही क्या है, बहुत सारा सफ़र किया, परेशानी झेली है, किसमें, भेदभाव की, ऑपरेशंस की, एक्सक्लूजन की, एक्सप्लॉयटेशन की। द वर्ल्ड इज़ नॉट मेयरली ए सोशल लेबल बट आल्सो ए सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस। जो वर्ल्ड है ना, वो सोशल लेबल नहीं है, वो क्या है, सिंबल है रेजिस्टेंस का, सेल्फ रिस्पेक्ट का, आइडेंटिटी का, एंड द स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी का, क्या है, संघर्ष बराबरी के लिए। टाइम के साथ, ओवर द टाइम, द टर्म हैज़ गेन सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस। तो इस टर्म ने बहुत सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस ले ली थी, जो कि मूवमेंट्स इसके साथ बहुत ही आंदोलन हुए थे, संघर्ष हुआ था। फॉर सोशल जस्टिस, सामाजिक समानता के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए। अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ दलित्स, अगर आप मीनिंग समझोगे दलित्स का, इज इसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग द हिस्ट्री ऑफ कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज़। तो इसका मीनिंग समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हिस्ट्री को समझना चाहोगे, कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज़ को, जो एफर्ट मेड हुए हैं, इस्टेब्लिश्ड ए मोर इंक्लूसिव एंड डेमोक्रेटिक सोसाइटी, जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी बनाने के लिए जो एफर्ट हुए हैं उनको समझने के लिए। अब मीनिंग क्या है, मीनिंग ऑफ द टर्म दलित, इससे आप क्या समझते हैं। जो दलित शब्द है वो संस्कृत के दल धातु से बना है, जिसका अर्थ है तोड़ना, कुचलना और दबाना। द वर्ड दलित इज डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत रूट दल विच मीन्स टू ब्रेक, टू स्प्लिट, टू कर्स। तो जिसका मतलब होता है तोड़ना, टू ब्रेक, टू स्प्लिट दबाना, और टू क्रश कुचलना। दस द टर्म दलित लिटरेरी मीन्स ब्रोकन, ओप्रेस्ड, डाउन ट्रोडन एंड सुप्रेस्ड। तो इस प्रकार दलित का शाब्दिक अर्थ क्या है, पीड़ित होना, शोषित होना, दबा हुआ होना, वंचित होना, ये इसकी क्या है, मीनिंग है। द टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब दोज कम्युनिटीज़, जो ये टर्म है वो डिस्क्राइब करते हैं कम्युनिटीज़ को दैट वर हिस्टोरिकली प्लेस्ड एट द लोवेस्ट लेवल ऑफ द ट्रेडिशनल कास्ट हायरार्की एंड द सब्जेक्ट टू द सोशल एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशंस। जो ये टर्म है वो डिस्क्राइब करती है कम्युनिटीज़ के लिए जो कि हिस्टोरिकली प्लेस्ड करती है लोवेस्ट लेवल पर, जो कि किस लेवल पर प्लेस करती है, जो हमारे ट्रेडिशनल कास्ट हायरार्की ना उसमें दलित को सबसे नीचे पर रखा जाता है। मतलब जातिगत वर्ण व्यवस्था में दलित को सबसे नीचे का स्थान दिया गया है। जैसे कि आप मनुस्मृति में देखोगे, जो आज के दिन क्या है, जो हिंदू राष्ट्र की पुकार कर रहे हैं ना कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। अगर आप एक बार मनुस्मृति को जाके पढ़ोगे ना कि मनुस्मृति है क्या, तो उसमें क्या बताया गया है, वो उसमें भी आज के दिन कास्ट सिस्टम है। कैसे बनाओगे एक हिंदू राष्ट्र, कैसे बनाओगे एक डेवलप्ड कंट्री आप, अगर सभी को साथ लेकर नहीं चलोगे। क्योंकि देश में कितने, अगर आप इसको लेयर्स में डिवाइड करोगे, अगर कास्ट सिस्टम डिस्क्रिमिनेट करोगे, तो कितने % लोग दलित हैं,
कितने परसेंट लोग ओबीसी हैं। अगर इनको अभी भी नीचे दबा के रखोगे तो देश को कैसे प्रगति कर पाओगे? कर लोगे अकेले प्रगति? तो सभी को साथ लेकर सभी का विकास करना होगा। ऐसे नहीं है कि भाई हाँ हिंदू राष्ट्र लेकर चलोगे। जितने अगर आप सभी को साथ लेकर चलना पड़ेगा, सभी की नीति ऐसी करनी पड़ेगी जो अपने पॉलिटिकल एजेंडा के लिए क्या है, जो रिलीजियस लोगों को धर्म के नाम पे बांट रहे, जाति के नाम पे बांट रहे हैं, वो देश को तोड़ रहे हैं, देश को कमज़ोर कर रहे हैं, वो आपको वंचित कर रहे हैं बेसिक मुद्दों से। आपके बेसिक मुद्दे क्या होने चाहिए? आपके बेसिक मुद्दे एजुकेशन, हेल्थ सिस्टम, आपका रोजगार, ये मुद्दे होने चाहिए। आपकी क्लीननेस होनी चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए, आपकी सुविधाएं होनी चाहिए, आपके पास बेसिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, आपके पास साफ हवा, साफ पानी पीने के लिए होना चाहिए। लोगों के पास पानी नहीं है पीने के लिए, लोग क्या है अपने बेटों की ज़िंदगी चमकाने के लिए पॉलिटिकल एथेनॉल ला रहे हैं, कोई कुछ इंडस्ट्रीज ला रहा है, कोई डाटा सेंटर ला रहा है। देश में पानी की किल्लत पहले ही है। हमारे पास पूरे वर्ल्ड की 18% पॉपुलेशन है, जिसमें से हमारे पास पूरे वर्ल्ड का 4% वाटर रिजर्व है। अगर हम इसमें क्या है, कहाँ इक्वलिटी है? कैसे हम लोगों को पानी देंगे? नीति आयोग ने बताया है कि अगले 10 साल में हमारे पास पॉपुलेशन के लिए पीने का साफ पानी नहीं होने वाला। बहुत सारी ऐसी सिटीज़ हैं जिसमें रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, भूमिगत जल स्तर नीचे चला गया है, पानी पीने का नहीं है। आज भी क्या है, अगर हम चाइना और अमेरिका को मिला दें तो उससे ज़्यादा हम वाटर जो धरती का भूमिगत जल है उसका प्रयोग करते हैं। तो कहाँ बात करते हो? तो दलित वगैरह इन सिस्टम को, रिलीज धर्म को छोड़कर हमें देश को आगे लेके जाना होगा, तभी देश का कुछ हो सकता है, वरना हम पिछड़ जाएंगे, बहुत पीछे रह जाएंगे। तो ये मीनिंग है हमारे टर्म दलित का। दीज कम्युनिटीज वर once refers to as the untouchables because they were considered impure by the upper caste and the denial unequal social status। जो अनटचेबल है, छुआछूत है, इसको रेफर करता है, जो कि क्या है, अपर कास्ट सिस्टम में देखी जा सकती है, जो कि एक सोशल स्टेटस को दिखाता है। वो दलित लोगों को छूने नहीं देते, उनकी चीज़ें उनको खुद को नहीं छूने देते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है इसका? अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें, द ओरिजिन ऑफ द रूट ऑफ द दलित आइडेंटिटी कैन बी ट्रेस्ड टू द कास्ट सिस्टम दैट डेवलप्ड इन द एंशिएंट इंडियन सोसाइटी। तो अगर दलित की पहचान की जड़ें देखेंगे ना, रूट को देखें, तो भारत की जातिगत व्यवस्था में ये देखी जा सकती हैं, जो कि प्राचीन भारतीय व्यवस्था में देखी गई है। अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल वर्ना सिस्टम, जो वर्ण सिस्टम है ना, मैंने भी बताया था कि वर्ण सिस्टम में डिवाइड किया गया है। सोसाइटी वाइज डिवाइडेड इन द 4 मेजर कैटेगरीज। किस में डिवाइड किया गया था? 4 वर्ण में। पहले किस में किया गया था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसमें 4 वर्ण व्यवस्था में डिवाइड किया गया था। जो आज हिंदू राष्ट्र की डिमांड कर रहे हैं ना, वो इसी सिस्टम को दोबारा लागू करने की बात कर रहे हैं। जो इनको शुद्ध वैद्य और जो वैश्य और शूद्र है ना, इनको फिर को चलने की बात हो रही है, जो कि इंडिया का 50% शेयर करते हैं। तो इन 50% को दबा के आप ऊपर उठ जाओगे? हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। आउटसाइड द हायरार्की, तो ये इन लोगों को समझना होगा, इन पाखंड वालों को जो धर्म के नाम पर बांट रहे, जो पॉलिटिशियन है, इनको समझना होगा। आपको अपनी वोट की पावर दिखानी होगी, आपको मेन एजेंडे समझने होंगे। आउटसाइड दिस हायरार्की वर कम्युनिटीज दैट केम टू बी रिगार्डेड एज द अनटचेबल्स, दीज वर असाइंड टू द ऑक्यूपेशन कंसिडर्ड इम्प्योर सच एज। तो इनको जो क्या है, जिनके बाहर है ना कुछ समुदाय है जो अस्पर्श माने जाते हैं कुछ समुदाय को, तो उनमें कैसे करना होगा उन ऑक्यूपेशंस को जो इम्प्योर मानते हैं? कैसे मानते हैं? जो निम्न कार्यों तक इनको सीमित रखा गया है, जो दलित वर्ग हैं। कैसे? क्लीनिंगनेस, सैनिटेशन वर्क्स, जो सफाई वगैरह काम है उसके लिए। डिस्पोजल ऑफ डेड एनिमल्स, मृत पशुओं के निस्तारण के लिए। लेदर वर्क के लिए, चमड़े के कार्य के लिए। मैनुअल स्क्वेजिंग के लिए, जो मैला वगैरह ढोना है, चमड़े का काम है, मृत पशुओं को दबाना है, सफाई का कार्य है, इनके लिए ये काम इसके लिए डिसाइड किए गए हैं। तो ये इसका एक सिंबल है, इन्होंने इसको दिखाया है। तो इनको शिक्षा, मंदिरों और सार्वजनिक सुविधाओं से वंचित रखा गया है। दीज कम्युनिटीज फेस्ड और सोशल डिस्क्रिमिनेशन वर डिनाइड एक्सेस टू, इनको डिनाई थी किससे? पढ़ाई से, एजुकेशन से, टेम्पल से, मंदिरों में जाने से, पब्लिक स्पेसिस से। जो आप इनको आप हिस्सा बता रहे हो ना, अपने हिंदू का हिस्सा है दलित, फिर इनको मंदिरों में जाने की वो अनुमति क्यों नहीं थी? इनको आज भी क्या नीची नज़रों से क्यों देखा जाता है? पब्लिक स्पेसिस में, अदर सोशल इंस्टीट्यूशन में जाने से इनको रोका जाता है। जो दलित है एज ए सिंबल्स ऑफ आइडेंटिटी, दलित को क्या माना है? एज ए सिंबल ऑफ आइडेंटिटी माना है। कैसे माना है? द टर्म दलित इज मोर देन डिस्क्रिप्शंस ऑफ सोशल स्टेटस। जो टर्म है वो डिस्क्रिप्शन है एक सोशल स्टेटस का। इट रिप्रेजेंट ए कलेक्टिव आइडेंटिटी बेस्ड ऑन द शेयर्ड एक्सपीरियंस, डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सक्लूजन्स। जो दलित है वो केवल एक सामाजिक वर्ग ही नहीं है, बल्कि उसमें क्या क्या चीज़ देखी जा सकती है, ये रिफ्लेक्ट करता है हमारे अंदर क्या करता है। अवेयरनेस, ऑपरेशन, डिमांड ऑफ इक्वलिटी, असर्टेशन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, कमिटमेंट ऑफ द सोशल ट्रांसफॉर्मेशन।
तो समानता की मांग करते हैं, अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करते हैं, आत्मसम्मान के लिए, पहचान की स्थापना के लिए, उत्पीड़न के प्रति जागरूक के लिए। तो ये इसका प्रतीक बन चुके हैं। ये दूसरों द्वारा दिया गया नाम नहीं, बल्कि ये स्वयं द्वारा चुनी गई पहचान है। अगला बात करते हैं दलित एंड शेड्यूल्ड कास्ट। जो दलित है और शेड्यूल्ड कास्ट है, इसके बारे में बात करते हैं। इन ऑफिशियल गवर्नमेंट टर्मिनोलॉजी मैनी दलित कम्युनिटीज आर कैरेक्टराइज एज अ शेड्यूल्ड कास्ट। तो सरकार द्वारा क्या है, इनको क्या किया गया है, शेड्यूल्ड कास्ट में डिवाइड किया गया है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान के अंदर। हाउएवर द टर्म आज नॉट कम्प्लीटली आइडेंटिटिकल, लेकिन ये टर्म क्या है, पूरी आइडेंटिटिकल नहीं है, इसको हम नहीं बोल सकते, तो पूरी रूप से मान्यता प्राप्त नहीं है। जो शेड्यूल्ड कास्ट इज ए एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कॉन्स्टिट्यूशनल कैटेगरी। जो ये शेड्यूल्ड कास्ट है ना, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव और कॉन्स्टिट्यूशनल कैटेगरी है। दलित इज ए सोशल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल आइडेंटिटी। तो दलित पूरा ओवरऑल है क्या, एक सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल आइडेंटिटी है, ना कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव और कॉन्स्टिट्यूशनल कैटेगरी है। द टर्म दलित ऑफन्स कैरीज ए स्ट्रोंगर सेंस ऑफ हिस्टोरिकल कॉन्साइसनेस। जो टर्म है दलित, वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंस रखती है अपने साथ, हिस्टोरिकल कंसाइसनेस के साथ, कलेक्टिव स्ट्रगल करती है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट। जो दलित शब्द है वो संघर्ष और सामाजिक चेतना को अधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है। सोशल कंडीशन क्या है, सोशल कंडीशन ऑफ द दलित्स, क्या सोशल एक्सक्लूजन देखने को मिलता है, जो सामाजिक बहिष्कार झेलना पड़ता है। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन देखनी पड़ती है, आर्थिक शोषण होता है उन लोगों को, कम मजदूरी, वेजेस वगैरह दिए जाते हैं। एजुकेशनल डिसएडवांटेज है, शैक्षणिक रूप से वो क्या है, पिछड़े हुए हैं। पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन है, राजनीतिक रूप से मार्जिनलाइज, उसको उपेक्षा पर खड़े हैं, उनको राजनीति में बहुत कम हिस्सा दिया जाता है, जो उनके लिए डिसीजन मेकिंग है उसमें भी वो पीछे हैं। कुछ दलित मूवमेंट ऐसे कौन कौन से हैं जो हमें देखने को मिले हैं। द दलित मूवमेंट इमर्ज एज ए रिस्पॉन्स टू द कास्ट बेस्ड ऑपरेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। जो कास्ट बेस्ड ऑपरेशन और डिस्क्रिमिनेशन है उसके लिए क्या है, ये एक रिस्पॉन्स है दलित मूवमेंट। तो कौन कौन सा, इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव दलित मूवमेंट के क्या थे, सोशल इक्वलिटी, ह्यूमन डिग्निटी, एजुकेशन एडवांसमेंट, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, एलिमिनेशन टू द ऑफ द अनटचेबिलिटी। ये सारी चीज़ें क्या है, इसके मुख्य उद्देश्य थे दलित मूवमेंट के लिए। इसका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। तो सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिले हैं, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, उन्होंने क्या किया है, दलित एम्पावरमेंट में सबसे महत्वपूर्ण नेता थे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर एसोसिएटेड विद द दलित एम्पावरमेंट इज बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर डेडिकेटेड टू हिज लाइफ फाइटिंग कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। अपनी पूरी जिंदगी किस में लगा दी, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन में, जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए। एंड प्रमोटिंग द राइट्स मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, और किसको प्रमोट करने के लिए, राइट्स को, जो हाशिए पर खड़े समुदाय हैं दलित के लिए। उनके कंट्रीब्यूशन क्या है, उन्होंने क्या क्या किया है, एडवोकेसी की है सोशल जस्टिस के लिए, प्रमोशन एज अमंग दलित्स के लिए, डिमांड फॉर इक्वल राइट्स के लिए, लीडरशिप इन द सोशल रिफॉर्म्स, ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सबसे मेजर रोल यही रहा इनका, इन्होंने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एम्फेसाइज द स्लोगन, उन्होंने एक स्लोगन को एम्फेसाइज किया है। उनका एक प्रसिद्ध नारा था, एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये उनका एक प्रमुख नारा था। अगला है कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड फॉर दलित। दलितों के लिए संवैधानिक संरक्षण कैसे लाया गया, कैसे किया गया। इक्वलिटी बिफोर लॉ लाकर किया गया, तो कानून के समक्ष समानता रखी गई, तो नागरिक, सभी नागरिक है वो कानून की नज़र में समान है। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, तो अनुच्छेद जो 17 है, आर्टिकल 17 है, उसमें अनटचेबिलिटी को समाप्त कर दिया गया है। रिजर्वेशन पॉलिसीज रही, उनके लिए आरक्षण व्यवस्था की गई। शिक्षा, रोजगार, राजनीति में आरक्षण किया गया। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, तो भेदभाव से उनको सुरक्षित किया गया। संविधान में जाति आधारित भेदभाव है उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब कुछ दलित लिटरेचर की बात करते हैं कि क्या क्या दलित लिटरेचर आपको देखने को मिले हैं। दलित लिटरेचर हैज इमर्ज ए पावरफुल फॉर्म ऑफ कल्चर एक्सप्रेशंस एंड सोशल प्रोटेस्ट। इसको ये दिखाता है एक सोशल प्रोटेस्ट की तरह काम करता है। तो ये क्या एक्सप्रेस करता है, दलित लिटरेचर क्या रिफ्लेक्ट करता है, एक्सपीरियंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, स्ट्रगल फॉर डिग्निटी, इक्वलिटी, असर्टेशन ऑफ आइडेंटिटी, रेजिस्टेंस अगेंस्ट ऑपरेशंस। तो इन चीज़ों को क्या है, दलित साहित्य में शोषण के अनुभव, पहचान की स्थापना, अन्याय के विरुद्ध प्रतिरोध, समानता और गरिमा का संघर्ष हमें देखने को मिला है। तो प्रमुख रूप से ये व्यक्त रहे हैं। अगला है इसमें दलित कल्चरल एंड डाइवर्सिटी। दलित एंड कल्चरल डाइवर्सिटी क्या है, दलितों का और सांस्कृतिक विविधता कैसे देखने को मिलती है। तो दलित कम्युनिटीज कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द इंडियन कल्चरल डाइवर्सिटी। दलित ने क्या किया, बहुत ही अपना कंट्रीब्यूशन किया है जो कल्चरल, इंडिया की कल्चरल डाइवर्सिटी में। दे पोजेसिस, तो उन्होंने क्या किया है, उनका योगदान क्या है, डिस्टिंक्ट ट्रेडिशंस हैं उनके, फोक आर्ट्स हैं, ओरल लिटरेचर हैं,
म्यूजिक एंड परफॉर्मेंस ट्रेडिशंस उसमें देखने को मिलते हैं। कल्चरल प्रैक्टिस एंड नॉलेज सिस्टम, उनके पास जो लोक परंपरा है, मौखिक साहित्य, लोक संगीत, सांस्कृतिक परंपराओं के थ्रू उन्होंने इंडियन कल्चरल डाइवर्सिटी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है। कॉन्टेम्प्रेरी रेलिवेंस ऑफ द टर्म दलित, क्या कॉन्टेम्प्रेरी रेलिवेंस है दलित के, जो दलित शब्द की आज के दिन क्या रेलिवेंस है हमारे, उस चीज़ को हम देखेंगे। Even today, the term Dalit remains important because the caste-based discrimination continue to exist various forms. आज के दिन भी caste-based system है, डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिलता है। तो द टर्म सर्व एज, जो दलित शब्द है वो महत्वपूर्ण है, क्यों है? ए रिमाइंडर ऑफ हिस्टोरिकल इनजस्टिस, ए सिंबल ऑफ कलेक्टिव रेजिस्टेंस, एन एक्सप्रेशन ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल कंसाइसनेस, ए कॉल फॉर इक्वलिटी एंड ह्यूमन राइट्स। तो ये चीज़ें क्या है? जो ऐतिहासिक न्याय की याद दिलाता है, संघर्ष का प्रतीक है, सामाजिक चेतना है, समानता और मानव अधिकारों की मांग करता है। चैलेंजेज फेस्ड बाय दलित टुडे, कौन कौन से चैलेंजेस फेस किए गए थे दलित को, आज भी करने पड़ रहे हैं, आज भी ऐसे कौन कौन से हैं? तो उनको सोशल डिस्क्रिमिनेशन, इकोनॉमिक इक्वलिटी, एजुकेशन डिस्पैरिटीज, जो शैक्षणिक पिछड़ा पड़ा है वो पिछड़ापन देखना पड़ रहा है, आर्थिक असमानता, सामाजिक भेदभाव, वायलेंस एज कास्ट बेस्ड एट्रोसिटीज़, जो जातिगत हिंसा है वो देखनी पड़ रही है। लिमिटेड एक्सेस टू द रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज, उनके पास सीमित अवसर हैं। ये इस क्वेश्चन का कंक्लूजन हो जाएगा। जो हमने दलित पर हमने पूरा ओवरऑल क्वेश्चन देखा है उसको आप इसके कंक्लूजन में कंक्लूड कर सकते हैं और अपना कंक्लूजन खुद का दे सकते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का दलित का हमारा आंसर था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्रिटिकली एग्जामाइन द प्लुरलिज्म एंड मिनोरिटीज इन इंडिया, जो प्लुरलिज्म क्या है? बहुलतावाद है, और मिनोरिटीज है, अल्पसंख्यक है। तो इस प्रश्न में हमें क्या करना है? एग्जामाइन करना है इन दोनों को भारत में। तो इसकी अवधारणा को समझने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा? जो भारतीय इंडियन सोसाइटी है उसमें इनकी भूमिका को बताना पड़ेगा। जो मिनोरिटीज़ है इसके लिए जो संवैधानिक संरक्षण है उस पर बताना है। जो भारत में इंडिया में क्या है, प्लुरलिज्म की जो उपलब्धियाँ हैं और चुनौतियाँ हैं उनका हमें क्या करना है? बताना है, उनके बारे में विश्लेषण करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो इसका इंट्रोडक्शन क्या होगा? इंडिया इज़ द वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स कंट्रीज इन द वर्ल्ड, करेक्टराइज्ड बाय द रिच वेराइटी ऑफ रिलीजन्स। इस इंडिया में क्या है? इसकी करेक्टराइजेशन है, इसकी पहचान है। किस लिए? भारत में बहुत सारे धर्म है, लैंग्वेजेज है, कल्चर है, एथनिक ग्रुप्स हैं, सोशल ट्रेडिशंस हैं। जो ये डाइवर्सिटी है ये राइज इन द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्लुरलिज्म, ये बहुलतावाद में और ज़्यादा बढ़ जाती है। विच रेफर्स टू द पीसफुल कोएग्जिस्टेंस ऑफ द डिफरेंट कम्युनिटीज विद इन ए कॉमन पॉलिटिकल एंड सोशल फ्रेमवर्क। जो एक कम्युनिटी में एक सोशल फ्रेमवर्क में एक रहती है उसमें क्या प्लुरलिज्म की वैल्यू बढ़ जाती है। प्लुरलिज्म रिकॉग्नाइज एंड रिस्पेक्ट डिफरेंसेस वाइल प्रमोटिंग इक्वलिटी। जो प्लुरलिज्म है वो रिकॉग्नाइज करता है और रिस्पेक्ट करता है डिफरेंसेस को प्रमोट करने के लिए, इक्वलिटी को, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को, कोऑपरेशन को करने के लिए। अगर इंडिया में बात करें मिनोरिटीज़ की, तो कॉन्स्टिट्यूट एन इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ दिस क्या है प्लुरलिस्टिक सोसाइटी में। दे कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द कंट्रीज कल्चरल हेरिटेज। तो ये कंट्रीब्यूट करते हैं सिग्निफिकेंटली कंट्री के कल्चरल हेरिटेज में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और सोशल लाइफ में। तो बहुलतावाद है, प्लुरलिज्म है, वो एक सामाजिक और राजनीतिक विचारधारा है जो समाज में मौजूद भिन्नताओं को स्वीकार करता है और उसे सम्मान देता है। जो बहुत सारे धर्म, भाषा, जाति रहती है ना हमारे देश में, वो लोगों को अपनी पहचान को बनाए रखते हुए साथ रहने की अनुमति देते हैं। तो ये हमारे क्या है? मीनिंग है प्लुरलिज्म का, जो हमने इसमें देखा है। तो इसका इंट्रोडक्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का? तो भारत विश्व में क्या है? एक विविधतापूर्ण वाला देश है जिसमें बहुत सारे जाति, धर्म, भाषा वाले लोग रहते हैं। इस विविधता से बहुलतावाद और अल्पसंख्यक की अवधारणा विकसित हुई है जो विभिन्न समुदाय के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ावा देती है। अल्पसंख्यक क्या है? इस बहुलतावादी समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा है और भारत के सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास में ये महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। दोनों का योगदान है तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। बहुलतावाद और मिनोरिटीज दोनों आगे बढ़ेंगे तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है। अब बात करते हैं प्लुरलिज्म की मीनिंग की, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, फिर एक बार दोबारा देख लेते हैं। प्लुरलिज्म इज ए सोशल एंड पॉलिटिकल फिलोसफी दैट एक्नॉलेज वैल्यूज डाइवर्सिटी विद इन ए सोसाइटी। तो बहुलतावाद क्या है? एक हमारी सामाजिक और राजनीतिक विचारधारा है जो समाज में बहुत सारी विभिन्नताओं को स्वीकार और सम्मान देता है। इट प्रमोट्स द आइडिया दैट द पीपल बिलोंगिंग टू द डिफरेंट रिलीजन। तो ये प्रमोट करता है किसको? रिलीजन्स को, लैंग्वेज को, कल्चर को, एथनिक बैकग्राउंड्स को, जो को एग्जिस्ट करते हैं पीसफुली वाइल मेंटेनिंग देयर डिस्टिंक्ट आइडेंटिटीज़ को। तो ये हमारा क्या है? ये प्लुरलिज्म है।
Pluralism different from the uniformity because it does not seek eliminate differences. Instead of it encourage respect for diversity and equal participation of all groups in social and political life. तो ये क्या करता है, बहुत सारे धर्म, भाषा और संस्कृतियों के जाति समूह के लोगों को अपनी पहचान को बनाए रखते हुए साथ रहने की अनुमति देता है। द की प्रिंसिपल ऑफ प्लूरलिज्म इंक्लूड, क्या क्या करता है, क्या क्या हमारे प्रिंसिपल है, मेन प्रिंसिपल बात करनी है। पहला है रिस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी, कैसे विविधता का ये सम्मान करता है। इक्वलिटी ऑफ ऑल कम्युनिटीज, सभी समुदाय की समानता को देखता है। टॉलरेंस एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को देखता है। डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन इसमें देखने को पड़ता है, जो कि लोकतांत्रिक भागीदारी को दिखाता है। प्रोटेक्शन ऑफ मिनोरिटीज राइट्स, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करता है। हमारे क्या मीनिंग है मिनोरिटीज के, ये देखेंगे। तो मिनोरिटीज के मीनिंग की बात करें तो ए मिनोरिटी इज ए ग्रुप ऑफ पीपल वो डिफर फ्रॉम द मेजोरिटी पॉपुलेशंस इन टर्म ऑफ रिलीजन्स, लैंग्वेज, कल्चर, एथनिसिटी एंड अदर करेक्टराइजेशन। तो इसकी डेफिनेशन है ये, जो अल्पसंख्यक है वो एक ऐसे समूह है जो धर्म, भाषा, संस्कृति या जातीय पहचान के आधार पर बहुसंख्यक समुदाय से भिन्न होते हैं। इंडिया में बात करें, मिनोरिटीज आर जनरली करेक्टराइज है। तो इंडिया में इसको कैसे कैसे करेक्टराइज करेंगे, सबसे पहले है रिलीजियस मिनोरिटीज, धार्मिक अल्पसंख्यक। दीज इंक्लूड कम्युनिटीज सच एज मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन्स और पारसीज। तो भारत में ये कौन कौन से धर्म के लोग हैं जो रिलीजियस मिनोरिटी में आते हैं। अब लिंग्विस्टिक मिनोरिटी की बात करें तो वे समूह है जिसकी भाषा किसी राज्य की प्रमुख भाषा से भिन्न होती हैं। ये दो प्रकार से हो सकते हैं, इसको दो संदर्भ में लेके चल सकते हैं। एक हमारे इंडिया देश के संदर्भ में, एक इसको लेके चल सकते हैं स्टेट के संदर्भ में। अगर इंडिया में बात करें तो जो बहुलतावादी वो हमारे जो लिंग्विस्टिक हैं वो क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। और जो अदर एक स्टेट की लैंग्वेज है वो मिनोरिटी में आ जाएगी। तो हिंदी भाषी वाले लोग मेजोरिटी में और अदर लैंग्वेज वाले मिनोरिटी में आ जाएंगे। इसी प्रकार एक स्टेट में बात करें तो एक स्टेट में जैसे पंजाब की बात कर लें, जो पंजाबी बोलते हैं वो उस स्टेट में मेजोरिटी में आ जाएंगे और जो हिंदी बोलते हैं वो मिनोरिटी में आ जाएंगे। तो इस प्रकार ये क्या है, लिंग्विस्टिक मिनोरिटी हमें देखने को मिलती है। फिर अब इसमें बात करते हैं इंडियन एज ए प्लूरिस्टिक सोसाइटी। तो बहुलतावादी समाज में के रूप में भारत को देखते हैं। इंडिया को कैसे देखेंगे, इंडियाज प्लूरिस्टिक करेक्टर इज रूटेड इन इट्स लॉन्ग हिस्टोरिक एंड कल्चरल इंटरेक्शन को एग्जिस्टेंस। तो कैसे देखते हैं इसको, ओवर सेंचुरीज वेरियस कम्युनिटीज रिलीजियस कल्चर हैव इन्फ्लुएंस्ड वन अनदर क्रिएटिंग ए रिच एंड डाइवर्स सिविलाइजेशन। तो भारत एक बहुलवादी स्वरूप है जिसमें बहुत सारे समुदाय है, धर्म है, संस्कृतियां हैं। इनके लंबे ऐतिहासिक संघर्ष का ही परिणाम है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट्स द प्लूरलिस्टिक विजन बाय गारंटिंग, किसमें गारंटी करता है, जो भारतीय संविधान है सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, सांस्कृतिक अधिकार प्रदान करने के इस दृष्टिकोण को मजबूत करता है। किसमें करता है, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स को, प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन को, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन को। तो इस प्रकार क्या है हमारा ये इंडियन एज ए प्लूरलिस्टिक सोसाइटी देखने को मिलती है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड बात करें मिनोरिटीज़ के लिए तो क्या क्या है, इसमें दिया गया है राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 to 18। ये क्या करता है, कानून के समक्ष समानता को सुनिश्चित करता है हमारे लिए, जिसमें क्या है गारंटीज इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन को, किसके बेस पर, रिलीजन की, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। तो इस चीज़ों पर ये क्या है, इसको राइट टू इक्वलिटी का जगह देता है। अगला है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता है। तो जो आर्टिकल 25 to 28 ये धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देते हैं। अगला है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जो हमारे कल्चरल और एजुकेशनल राइट है वो आर्टिकल 29 and 3 में है, जो प्रोटेक्ट करते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट की मिनोरिटीज़ है ना उनके राइट्स को ये सेव करते हैं। रिप्रेजेंटेशन एंड प्रोटेक्शंस, ये कैसे हैं, जो संविधान है वो धर्म, जाति, नस्ल, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। तो इसमें क्या है, जो अलग अलग है हमारे रिप्रेजेंटेशन करता है और प्रोटेक्ट करता है हमें इन चीज़ों से। अगला क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, प्लूरलिज्म का इंडिया में क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले है प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी, जो हमारे कल्चरल डाइवर्सिटी है उसको प्रिजर्व करता है।
प्लुरलिज्म हेल्प डिफरेंट कम्युनिटीज प्रिजर्व देयर यूनिक ट्रेडिशन एंड आइडेंटिटी। जो उनकी संस्कृति है, उनकी परंपरा को सुरक्षित रखने में सहायता करता है। प्रमोशन करता है, प्रमोशन ऑफ सोशल हार्मोनी, सामाजिक सद्भाव का प्रमोशन करता है। जो विभिन्न सामाजिक समुदाय हैं उनके बीच में सह अस्तित्व को बढ़ावा देता है। स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। ये जो विभिन्न विचार है और समुदाय की भागीदारी को सुनिश्चित करता है। नेशनल इंटीग्रेशन करता है, राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देता है। अगर विविधता का सम्मान होगा, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करेगा। कल्चरल इनरिचमेंट होगी, सांस्कृतिक समृद्धि करेगा। जो इंटरेक्शंस अमंग द कम्युनिटीज इनरिचेस आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक एंड ट्रेडिशंस। जो बहुत सारे समुदाय उनके बीच में कला, साहित्य, संगीत और संस्कृति को समृद्ध बनाएगा। क्या क्या कंट्रीब्यूशन है मिनोरिटीज़ के इंडियन सोसाइटी में बात करें तो वो एजुकेशन में कंट्रीब्यूशन ऑफ मिनोरिटीज़ टू द इंडियन सोसाइटी, इसमें सबसे पहले आता है एजुकेशन, फिर आता है आर्ट एंड कल्चर, फिर आता है इकोनॉमी, सोशल डेवलपमेंट। तो ये हमारे क्या है कंट्रीब्यूशंस है। इसके साथ क्या है म्यूजिक एंड आर्ट्स, ट्रेड्स एंड इंडस्ट्री, हेल्थ केयर एंड सोशल वेलफेयर इसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे क्या है इसमें देखने को मिले कंट्रीब्यूशन टू द मिनोरिटी, जो भारतीय समाज में अल्पसंख्यकों ने हमें योगदान दिया है। चैलेंजेस फेस्ड बाय मिनोरिटीज इन इंडिया, भारत में क्या क्या इनको चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं। सबसे पहले सोशल डिस्क्रिमिनेशन, सामाजिक भेदभाव। तो जो मिनोरिटीज है वो कभी कभी क्या देखने को पड़ता है प्रेजुड्यूस एंड स्टेरियोटाइप्स, जिसे क्या है पूर्वाग्रह और रूढ़ियों का सामना करना पड़ता है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी झेलनी पड़ती है, आर्थिक असमानता झेलनी पड़ती है। एजुकेशनल डिसएडवांटेज देखने को पड़ते हैं। पॉलिटिकल अंडर रिप्रेजेंटेशन उन्हें देखने को पड़ती है। जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व है ना उसकी कमी इन्हें देखने को पड़ती है। जो कम्युनल टेंशन है, जो सांप्रदायिक तनाव है, जैसे कैसे जो रिलीजियस कन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं इनके लिए ओकेजनली थ्रेटन सोशल हार्मनी, जो क्या सामाजिक सद्भाव को प्रभावित करते हैं। अगला है क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ प्लुरलिज्म इन इंडिया। क्या है, क्या क्रिटिकल एग्जामिनेशन है प्लुरलिज्म इन इंडिया में, तो इसको देखेंगे। तो बहुलतावाद की आलोचनात्मक विश्लेषण को देखेंगे, जो कि क्या है इसमें अचीवमेंट्स ऑफ इंडियन प्लुरलिज्म है, कैसे है ये अल्पसंख्यक के अधिकारों की संवैधानिक सुरक्षा करते हैं, अनेक भाषाओं की मान्यता, धार्मिक स्वतंत्रता, लोकतंत्र की भागीदारी और सांस्कृतिक सह अस्तित्व। तो ये क्या है भारत ने विविधता को संभालने के लिए इसमें उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम हैज़ लार्जली सक्सीड इन द अकोमोडेटिंग डाइवर्सिटी, जिसमें आता है सोशल मेजर अचीवमेंट्स में इंक्लूड आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ मल्टीपल लैंग्वेजेस, फ्रीडम ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन इन डाइवर्स कम्युनिटीज़, कल्चरल कोएग्जिस्टेंस। ये हमें देखने को मिलता है। इसकी क्या क्या लिमिटेशन है और क्या क्या क्रिटिसिज्म हमें देखने को पड़ता है। तो जो इसकी लिमिटेशन की और क्रिटिसिज्म की बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है परजिस्टेंस ऑफ कम्युनलिज्म, जो सांप्रदायिकता है उसकी निरंतरता बनी रहती है। कम्युनल टेंशन ओकेजनली अंडरमाइन प्लुरलिस्टिक वैल्यूज़। अगला आता है आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स, जो पहचान आधारित राजनीति है, जैसे कि पॉलिटिकल मोबिलाइजेशंस और रिलीजियस ऑन और कास्ट लाइन्स है ना, वो समटाइम क्रिएट डिविजन्स। तो ये आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स हमें देखने को मिलती है। अनइक्वल डेवलपमेंट, असमान विकास, जो बहुत सारे इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज हैं अमंग कम्युनिटीज अफेक्ट इक्वलिटी एंड इंक्लूजन्स, जिसके कारण क्या विभिन्न समुदायों के बीच में आर्थिक असमानता का समावेशन को प्रभावित करती है। चैलेंजेस टू द मिनोरिटीज सिक्योरिटी, जो अल्पसंख्यक है उनकी सुरक्षा संबंधी चिंताएं हैं। इसमें क्या क्या देखने को पड़ता है डिस्क्रिमिनेशन कैन क्रिएट फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, जो कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं, ऐसे भेदभाव और हिंसक घटनाएं हो जाती हैं जो असुरक्षा की भावना को पैदा कर देती हैं। बैलेंसिंग डाइवर्सिटी एंड नेशनल इंटीग्रेशन, जो विविधता है और एकता के बीच में संतुलन बनाते हैं। तो मेंटेनिंग कल्चरल ऑटोनॉमी वाइल प्रिजर्विंग नेशनल यूनिटी रिमेन्स ए चैलेंज। अब इसमें आता है रोल ऑफ एजुकेशन इन प्रमोटिंग प्लुरलिज्म। तो क्या आता है प्लुरलिज्म में एजुकेशन का रोल क्या है, तो बहुलतावाद को बढ़ावा देने में शिक्षा की क्या भूमिका रही है। तो एजुकेशन प्लेज ए क्रूशियल रोल इन द स्ट्रेंथनिंग प्लुरलिस्टिक वैल्यूज़। तो इसमें कैसे बढ़ती है प्रमोट टॉलरेंस एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट, क्या करती है सही सुनता को बढ़ाती है, टॉलरेंस को बढ़ाती है। रिड्यूस प्रिज्यूस एंड स्टेरियोटाइप्स, तो क्या करती है प्रिजुड्यूस जो पूर्वाग्रह है उसको कम करती है। डेवलप अवेयरनेस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी, ये क्या करती है डेवलप करती है अवेयरनेस को जो कल्चरल डाइवर्सिटी को। इंकरेज करती है डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन को। फोस्टर नेशनल इंटीग्रेशंस हमें देखने को मिलता है, तो ये राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देती है। अगला है कॉन्टेम्प्रेरी रेलिवेंस ऑफ प्लुरलिज्म क्या है,
आज के दिन हम बात करें समकालीन प्रासंगिकता की, रेलिवेंस की, प्लुरलिज्म की, तो वो क्या हमें देखने को पड़ती है। इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, माइग्रेशन एंड रैपिड सोशल चेंज, प्लुरलिज्म हैज़ बिकम ए इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गई है। जो मॉडर्न सोसाइटी है वो बहुत ही मोर डाइवर्स, मेकिंग इट इसेंशियल टू द डेवलप सिस्टम दैट अकोमोडेट डिफरेंसेस व्हाइल मेंटेनिंग ए सोशल कोहेशंस। जो वैश्वीकरण है उसने बहुलतावाद का महत्व और बढ़ गया है। यह विविधता को संभालते हुए सामाजिक सद्भाव और लोकतांत्रिक मूल्य को बनाए रखने का आधार प्रदान करती है। अब ये इस क्वेश्चन का कंक्लूजन हो जाएगा। जो हमने पूरा आंसर देखा उसके बेस पर आप इसमें क्या है अपना कंक्लूजन दे सकते हैं। आप ये सेम इसका कंक्लूजन जो मैंने दे रखा है वो आप इसमें लिख सकते हैं, ये भी ठीक है, या फिर आप अपने हिसाब से इसमें लिख सकते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द वेरियस फॉर्म्स ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिया। हमारे ऐसी कौन सी फॉर्म्स है, वेरियस फॉर्म्स ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिया। तो इस क्वेश्चन में हम देखेंगे डाइवर्सिटी का मीनिंग और भारत में विभिन्न प्रकार की जो विविधता है, जैसे कि धार्मिक, भाषा, सांस्कृतिक, जातीय, भूगोलीय, सामाजिक, आर्थिक विविधता को चर्चा करने को कहा है। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी ऊपर कर भी चुके हैं पहले वाले क्वेश्चन में। इसको दोबारा एक बार मेनली ऊपर से देख लेते हैं, पूरा इसको कवर नहीं करेंगे। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देना है। इसके इंट्रोडक्शन में आपको विविधता को कैसे एक्सप्लेन करना है। जो हमारी डाइवर्सिटी है वो हमारी कम्युनिटीज़ के लिए, पीपल्स के लिए क्या है, बीच में विभिन्नताओं से है। ये विभिन्नताएं क्या है, हमारे किससे जुड़ी हुई हैं, रिलीजन, लैंग्वेज, कल्चर, एथनिक, रिलीजन, कस्टम्स, ट्रेडिशन और लाइफस्टाइल, जीवन शैली के आधार पर हो सकती है डाइवर्सिटी। तो ये हमारा इसका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। अब डाइवर्सिटी का मीनिंग बताओगे कि डाइवर्सिटी का मीनिंग क्या है। तो डाइवर्सिटी का मीनिंग हमने अभी एक्सप्लेन किया है, वो डाइवर्सिटी का मीनिंग ही था इंट्रोडक्शन में। तो इंट्रोडक्शन में जो भारत में क्या है, विविधताओं का देश है, विश्व के सबसे समृद्ध सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से जटिल देशों में एक है। इसमें जो रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज है, इसके बेस पर जीवन शैली में बहुत सारी विविधता पाई जाती है। इन भिन्नताओं के बावजूद भारत ने अपनी राष्ट्रीय एकता को बनाए रखा है। यही विशेषता है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है या कहलाती है। अब इसमें क्या क्या देखने को पड़ता है, कौन कौन सी डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। सबसे पहले हमें रिलीजियस डाइवर्सिटी देखने को पड़ती है, जिसमें क्या है, बहुत सारे, इंडिया इज ए बर्थ प्लेस ऑफ सेवरल मेजर रिलीजन सच एज, जन्म के आधारित हमें धर्म डिसाइड होते हैं। हिंदू के धर्म में जो बच्चा जन्म लेगा वो हिंदू का, मुस्लिम के मुस्लिम होगा, वही जातिगत व्यवस्था में है। तो रिलीजियस डाइवर्सिटी में हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, सिखिज़्म, ये इसमें हमें देखने को मिलते हैं। ये हमारे सारे क्या हैं, धर्म के आधार पर है। दो इंपॉर्टेंट रिलीजियस डाइवर्सिटी को दिखाते हैं। इसके कारण क्या है, इट आल्सो कम्स, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जुडिज़्म, जैन और सिखिज़्म आता है इसमें, ये हमें देखने को पड़ते हैं। और ये इसके अनुयायी भी यहाँ साथ में रहते हैं। तो ये इतनी चीज़ें हमें देखने को पड़ती है। अगला कौन सा डाइवर्सिटी है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी हमें देखने को पड़ती है, भाषाई विविधता के आधार पर। तो भाषा में इतनी बोलियाँ हैं, हमारी भाषाएं हैं, जिसके आधार पर हमें क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज डिसाइड किया, 22 भाषाओं को दर्जा प्रदान किया है। तो 22 अनुसूचित भाषाओं को मान्यता देता है हमारा भारतीय संविधान, जो ये भाषा है इसके आधार पर। तो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। अगला है कल्चरल डाइवर्सिटी। तो कल्चरल डाइवर्सिटी की बात करें तो बहुत विभिन्न क्षेत्रों में अपनी विशिष्ट परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, त्यौहार है। तो हमारे कस्टम्स, ट्रेडिशन, रिवाइड, फूड हैबिट्स, आर्ट, रिफॉर्म, सोशल प्रैक्टिसेस, तो ये क्या है, कल्चरल डाइवर्सिटी को शो करते हैं। अगला है हमारा एथनिक डाइवर्सिटी, जो जातीय विविधता हमें देखने को मिलती है। इसमें क्या है कि जो भारत में बहुत सारे जातीय समूह क्या है अभी निवास करते हैं। वेरियस एथनिक पॉपुलेशन इंक्लूड इंडो आर्यंस, इंडो आर्यन है, द्रविड़ है, तिब्बतन बर्माज है, और ऑस्ट्रेलियाई समूह, ऑस्ट्रो एशियाटिक ग्रुप्स हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार जो प्रत्येक समूह की अपनी भाषा है, संस्कृति है और परंपरा है। तो ये है एथनिक डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। अगला है ट्राइबल डाइवर्सिटी, जो जनजातीय विविधता है। हमारे अंदर बहुत सारी जनजातीय विविधता देखने को मिलती है। तो भारत में बहुत सारे जनजातीय समुदाय देखने को मिलते हैं। इंडिया इज लास्ट पॉपुलेशन कंप्राइजिंग 100 ऑफ, हमारे पास क्या है, सैकड़ों ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, जिसमें कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज़ का नाम लिखा गया है, जिसमें गोंड, भील्स, संथाल, नागा, टोडाज, मिजोज, ये हमें देखने को मिलती है, ये ट्राइबल कम्युनिटीज़। अगला है जोग्राफिकल डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। तो जोग्राफिकल डाइवर्सिटीज़ रिमार्केबल द कंट्री इंक्लूड्स, कौन कौन से हैं इसमें, हिमालयन माउंटेन्स और इंडो गंगेटिक प्लेन्स आ जाते हैं, फिर थार डेजर्ट आ जाता है, कोस्टल रीजन्स आ जाता है, प्लेटीज एंड फॉरेस्ट आ जाता है, आइसलैंड एंड रिवर वैलीज। इम्पैक्ट ऑन सोशल जोग्राफिकल कंडीशन, इन्फ्लुएंस इसको प्रभावित करते हैं। कैसे प्रभावित करते हैं इनको, ऑक्यूपेशंस, फूड हैबिट्स, हाउसिंग पैटर्न्स, क्लोथिंग स्टाइल, इस प्रकार ये इनको प्रभावित करते हैं। सोशल डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है, कैसे, किस बेस पर, किसके, क्लास, ऑक्यूपेशन, कम्युनिटीज़ पर, कास्ट बेस पर
तो हमें सामाजिक विविधता देखने को पड़ती है, सोशल डाइवर्सिटी। कास्ट डाइवर्सिटी क्या होती है, जातिगत विविधता कैसे देखने को मिलती है। जो बहुत सारी जातियाँ क्या है अपने अलग उनके सामाजिक परंपरा है, रीति रिवाज उनके विकसित हुए हैं। फिर हमें क्लास डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। क्लास डाइवर्सिटी क्या है, वर्ग की विविधता के आधार पर। तो आर्थिक असमानताओं के कारण क्या है, समाज में विभिन्न वर्गों का निर्माण हुआ है। फिर है डाइवर्सिटी इन फूड हैबिट्स, खान पान की विविधता भी हमें देखने को पड़ती है, जिसमें क्या है राइस बेस्ड डाइट इन साउथ एंड ईस्ट इंडिया, जो भारत में दक्षिण भारत में और जो ईस्ट इंडिया है इसमें क्या देखने को पड़ता है, चावल आधारित भोजन है। और जो वीट बेस्ड डाइट्स है वो हमारे नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलती है। और जो कोस्टल रीजन्स है, तटीय क्षेत्रों में क्या है, समुद्री भोजन मछली वगैरह ज़्यादा खाते हैं। और मिलेट्स फूड्स इन ड्राई रीजन्स, जो सूखा क्षेत्र है वहाँ पर बाजरा आधारित जो मिलेट्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। पॉपुलर रीजन्स क्या है, इसमें अगर बात करें तो पंजाबी, गुजराती, बंगाली, साउथ इंडियन क्यूजन्स, राजस्थानी क्यूजन्स, ये हमें इसमें देखने को मिलते हैं। फिर आता है डाइवर्सिटी इन ड्रेस एंड लाइफस्टाइल, तो हमारे ड्रेसेस वगैरह में भी हमें वेशभूषा के आधार पर भी बहुत सारी विविधता देखने को पड़ती है। तो एग्जाम्पल की बात करें, साड़ी पहनते हैं बहुत सारे वेरियस रिलीजन्स में। फिर सलवार कमीज, धोती कुर्ता, लुंगी, ट्रेडिशनल ट्राइब्स एटरी, ये हमें देखने को मिलता है। बहुत सारे ड्रेसेस डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। डाइवर्सिटी इन आर्ट एंड लिटरेचर, तो आर्ट एंड लिटरेचर में भी बहुत सारी विभिन्नता देखने को मिलती है। तो इसमें कौन कौन सी हमें देखने को मिलती है, मधुराबाई पेंटिंग, वर्ली आर्ट, पेट्री चित्रा, तो क्या है मधुबनी चित्रकला, वारली कला, पटचित्र और कलमकारी हमें देखने को मिलती है। कलमकारी तो ये परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं जो कि देखने को पड़ते हैं। क्लासिकल डांस देखने को पड़ते हैं, फोक डांस, रिलीजन ट्रेडिशंस, डिवोकी म्यूजिक, तो बहुत सारे लिटरेचर भी देखने को मिलते हैं। डाइवर्सिटी इन फेस्टिवल्स, बहुत सारे त्योहारों में भी डाइवर्सिटी है, जैसे कि इसमें देखा जा सकता है दिवाली, होली, ईद, क्रिसमस, बैसाखी, पोंगल, ओणम, दुर्गा पूजा और नवरात्रि, इस प्रकार क्या है जो प्रमुख त्यौहार हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। अगला है डाइवर्सिटी इन ऑक्यूपेशंस, अगर व्यवसाय में बहुत सारे भिन्नता है, बहुत सारे व्यवसाय हैं जैसे कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, ट्रेड, कॉमर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी बोलते हैं जिसे, हैंडक्राफ्ट, फिशिंग, फॉरेस्ट्री और सर्विसेज, ये इस प्रकार के क्या है ऑक्यूपेशन हमें देखने को मिलते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है डाइवर्सिटी इन इंडिया में, अगर इंपॉर्टेंस वो बात करें डाइवर्सिटी इन इंडिया में तो सबसे पहले देखने को मिलता है कल्चरल इनरिचमेंट देखने को मिलता है, सांस्कृतिक समृद्धि बहुत ज़्यादा है, सोशल लर्निंग्स देखने को मिलती है, सामाजिक सीख देखने को मिलती है, डेमोक्रेटिक स्ट्रेंथ प्रोवाइड होती है, इससे लोकतंत्र का मजबूती होती है, और नेशनल इंटीग्रेशन होती है, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखने को मिलती है। ये इंपॉर्टेंस है हमारे डाइवर्सिटी के। क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं डाइवर्सिटी को अगर देखते हैं तो इसमें सबसे पहला चैलेंजेस है कम्युनल टेंशन हमें देखने को पड़ती है, जो सांप्रदायिक तनाव देखने को पड़ता है अगर इतनी भिन्नताओं के बाद क्या है। रीजनलिज्म, क्षेत्रवाद, जैसे कि अभी महाराष्ट्र कर्नाटक में हमें देखने को मिला था कि जो लोग मराठी नहीं बोलेगा वो हमारे यहाँ काम भी नहीं करेगा, अगर यहाँ पर काम करना है तो आपको हमारी भाषा सीखनी पड़ेगी। तो इस प्रकार क्या है जो क्षेत्रवाद है वो भी हमें देखने को मिल सकता है। लिंग्विस्टिक कॉन्फ्लिक्ट्स, जो भाषाई संघर्ष जो मैंने अभी एग्जांपल दिया है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जातिगत भेदभाव बढ़ जाता है, और सोशल इनइक्वालिटीज हो जाती है, क्या है सामाजिक असमानता हमें देखने को मिलती है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलता है। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी क्या है, विविधता में एकता क्या है, कैसे देखने को मिलती है। द मोस्ट रिमार्केबल एस्पेक्ट ऑफ इंडिया इज एबिलिटी टू मेंटेन यूनिटी डिस्पाइट इवन, बहुत सारी विविधताओं के होने के बाद भी हमें क्या है हम यूनिटी को मेंटेन किए हुए हैं, हमारे देश की सबसे बड़ी खासियत है। इसमें कॉमन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है, नेशनल सिम्बल्स हैं, कलेक्टिव हिस्ट्रिकल एक्सपीरियंस है, जो साझा ऐतिहासिक अनुभव, राष्ट्रीय प्रतीक, लोकतांत्रिक संस्था, संवैधानिक मूल्यों के रहते हुए हमारे ये क्या है यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। ये इस क्वेश्चन का कंक्लूजन हो जाएगा जो कि हमने अभी देखा है। तो इसको आप जैसे मैंने करवाया है वैसे इस बेस पर भी देख सकते हैं, या आप अपना खुद का भी इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाईलाइट द फीचर्स एंड डायमेंशन ऑफ डाइवर्सिटी। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसको आपको एक्सप्लेन करना है मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी को, इसके साथ आपको डिस्क्राइब करना है इसके मेजर फीचर्स या करेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं, आपको इसके साथ डिस्कस करना है बहुत सारी डायमेंशन, फॉर्म ऑफ डाइवर्सिटी, कैसे कल्चर, रिलीजन, लिंग्विस्टिक, एथनिक, रिलीजन, सोशल, जो इकोनॉमिक्स, एजुकेशनल, जेंडर है, ऑक्यूपेशन से डाइवर्सिटी है, वो आपको एक्सप्लेन करना है। तो हमें फीचर करने हैं, डायमेंशन करने हैं डाइवर्सिटी के। तो डाइवर्सिटी के बेस पे हमारा तीसरा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन आ रहा है, कोई ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है। तो इसका इंट्रोडक्शन वही पहले की तरह सेम रहेगा। तो आपको कैसे इंट्रोडक्शन देना है कि भारत क्या है, विविधतापूर्ण देश है जिसमें एक अनेकता में एकता दिखाई पड़ती है। तो विविधता है, डाइवर्सिटी है, वो मानव समाज की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। इसका अर्थ है व्यक्तियों और समूहों के बीच में कितने प्रकार के डिफरेंसेस हमें देखने को पड़ सकते हैं, ये अंतर हमें देखने को पड़ सकते हैं। कल्चर, लैंग्वेज, रिलीजन, एथनिक कस्टम्स, ट्रेडिशन, सोशल प्रैक्टिसेस, वे ऑफ लाइफ, ये हमें इस प्रकार के अंतर देखने को मिल सकते हैं जो कि जीवन शैली के आधार पर पाई जाने वाली भिन्नताएं हैं। भारत जैसे बहु सांस्कृतिक देश में, कल्चरल डाइवर्सिटी वाले देश में
विविधता जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देती है और समाज को समृद्ध बनाती है। अब मीनिंग क्या है डाइवर्सिटी का, पहले वाले क्वेश्चन में ऑलरेडी कर चुके हैं, दोबारा इसमें रिपीट नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसके क्या क्या फीचर्स हैं डाइवर्सिटी के, इसमें हमें वैरायटी एंड डिफरेंस देखने को मिलता है। तो जो हमें कैसे मिलता है, द मोस्ट बेसिक फीचर ऑफ द डाइवर्सिटी इज द एग्जिस्टेंस ऑफ द वेराइटी अमंग द इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप। इंडिविजुअल और ग्रुप्स के बीच में हमें क्या बहुत सारी भिन्नताएं हमें देखने को मिलती है, जिसमें कैसे क्या क्या देखने को मिलता है, पीपल डिफर ऑन द टर्म्स, किस किस में अंतर देखने को मिलता है, लैंग्वेज, रिलीजन में, कल्चर में, ट्रेडिशंस में, कस्टम्स में, लाइफस्टाइल में, बिलीफ्स में, इन चीज़ों में हमें अंतर देखने को मिलता है। को एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल आइडेंटिटीज़, किस में है, अनेक पहचानों का सह अस्तित्व है, हमारा अस्तित्व है, को एग्जिस्टेंस है। मल्टीपल आइडेंटिटीज़ का अनेक पहचाने हैं, कैसे अनेक पहचाने हैं, इंडिविजुअल में आइडेंटिफाई देमसेल्फ थ्रू द वेराइटी ऑफ, इन बेस पर क्या है, इंडिविजुअल क्या है, अपनी पहचान बता सकता है। तो ये डाइवर्सिटी अलाउज डिफरेंट कम्युनिटीज़ टू मेंटेन डिस्टिंक्ट आइडेंटिटीज़। तो जो अलग अलग हमारी कम्युनिटीज़ है वो अलग अलग अपनी आइडेंटिटीज़ बता सकती हैं इन बेसिस पर। अगला है कल्चरल रिचनेस, हमें देखने को मिलती है, जो सांस्कृतिक समृद्धि है वो कैसे है, डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूट्स टू द रिचनेस एंड वाइब्रेंसी ऑफ कल्चर, डिफरेंट कम्युनिटीज ब्रिंग यूनिक आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर, म्यूजिक, डांस, क्यूजन्स एंड फेस्टिवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। अगला है हमारा डायनेमिक नेचर। तो क्या है, जो डाइवर्सिटी है वो है हमारी स्टेटिक नहीं है, इट चेंजेस ओवर द टाइम, यह समय के साथ क्या है, बदलती रहती है। माइग्रेशन, ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजी अचीवमेंट्स, कल्चरल एक्सचेंजेस कंटिन्यूसली इन्फ्लुएंस सोशल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। तो यह क्या है, जो इतनी चीज़ें बताई है ना हमने, इसके बेस पर आदान प्रदान के साथ क्या है, बदलती रहती है। अगला है म्यूचुअल इंटरेक्शन, क्या होता है, जो पारस्परिक संवाद होता है, कैसे, जो विभिन्न, जो पीपल फ्रॉम द डिफरेंट बैकग्राउंड इंटरेक्ट, एक्सचेंज आइडियाज एंड लर्न फ्रॉम द वन अदर, एक दूसरे से क्या है, चीज़ों में, विचारों में आदान प्रदान करते हैं और एक दूसरे से सीखते हैं। बेसिस ऑफ प्लुरलिज्म, ये क्या होता है, बहुलतावाद का आधार क्या है, बेसिस क्या है, डाइवर्सिटी फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ प्लुरलिज्म, विविधता बहुलतावाद का आधार है, जहाँ सभी समुदाय का सम्मान किया जाता है, उन्हें समान भागीदारी दी जाती है। तो ये हमारा बेसिस है प्लुरलिज्म का। फिर इसका आता है सोर्स, क्या है, सोर्स ऑफ इनोवेशंस एंड क्रिएटिविटी। तो इसके सोर्स की बात करें इनोवेशन की और क्रिएटिविटी की, तो बहुत सारे अनुभव और दृष्टिकोण, बहुत सारे एक्सपीरियंस और पर्सपेक्टिव ऐसे हैं जो इनकरेज करते हैं इनोवेशन को और क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग को। तो ये ऐसे दिखाते हैं। अगला है प्रमोट्स सोशल लर्निंग, तो सामाजिक सीख को बढ़ावा देते हैं। डाइवर्सिटी इनेबल्स इंडिविजुअल्स टू लर्न अबाउट द डिफरेंट कल्चर्स, ट्रेडिशंस एंड वे ऑफ लाइफ, अलग अलग लोगों के जीवन के सीखने के तरीके, ट्रेडिशन को, कल्चर को हमें सीखने को, सोशल लर्निंग हमें देखने को मिलती है। क्या क्या डायमेंशन है डाइवर्सिटी की, विविधता के आयाम क्या होंगे, पहला है हमें कल्चरल डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। वो किस बेस पर मिलती है, इसमें ये एग्जांपल दे रखे हैं हमने, फोक आर्ट में, ट्रेडिशंस में, रीजनल फेस्टिवल्स में, म्यूजिक एंड डांस में हमें बहुत सारी भिन्नता देखने को मिलती है। तो सांस्कृतिक विविधता, कल्चरल डाइवर्सिटी एक रीति रिवाज, परंपरा और मूल्य, कला, जीवन शैली की विभिन्नता है, जिसमें ये इतने सारे अंतर हैं। अगला है रिलीजियस डाइवर्सिटी, धार्मिक अंतर हमें देखने को मिलते हैं। बहुत सारे भारत में धर्म है, इसके आधार पर बहुत सारी डाइवर्सिटी है। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, भारत में क्या है, बहुत सारी भाषाएं हैं, 22 अनुसूचित भाषा लैंग्वेज हैं जिनको संविधान में दर्जा प्रदान किया गया है और उनकी अलग डाइवर्सिटी है। एथनिक डाइवर्सिटी, जातिगत है, भारत में बहुत सारी जातिगत व्यवस्थाएं पाई जाती हैं। तो इस जातिगत व्यवस्था के बारे में बात करोगे तो इसमें इंडो आर्यन ग्रुप्स, द्रविडियन, ट्राइबल कम्युनिटीज़, तिब्बतो बर्मन ग्रुप्स, इस प्रकार क्या है एथनिक डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है हमारे इंडिया में। रीजनल डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो रीजनल, क्षेत्रीय में कैसे होता है कि जो रीजनल डाइवर्सिटी है वो बहुत सारे रीजन्स की ज्योग्राफिकल कंडीशंस के कारण उत्पन्न होती है, उनके क्लाइमेट के कारण, लैंडस्केप के कारण, रिसोर्सेज, ऑक्यूपेशंस, कल्चरल प्रैक्टिस के कारण ये देखने को मिलती है। अगला है सोशल डाइवर्सिटी, सामाजिक विविधता कैसे देखने को मिलती है। तो सामाजिक विविधता में क्या है, हमारा कास्ट, वर्ग, व्यवसाय और सामाजिक स्थिति के आधार पर इसमें भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। तो स्टेटस, कास्ट, ऑक्यूपेशन, कम्युनिटीज़ के आधार पर हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। इकोनॉमिक डाइवर्सिटी की बात करें तो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी में जो हमारे आय, संपत्ति, रोजगार, संसाधनों पर इन्हें अंतर आते हैं ना, जो क्या है वेल्थी, मिडिल क्लास, वर्किंग क्लास, इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज कम्युनिटी, इसमें अंतर आता है ना, उसके कारण क्या है इकोनॉमिक डाइवर्सिटी उत्पन्न होती है। एजुकेशनल डाइवर्सिटी कैसे देखने को मिलती है। एजुकेशनल डाइवर्सिटी का मतलब है कि हमारी क्या वेरिएशन इन द एजुकेशनल बैकग्राउंड्स, लेवल ऑफ लिटरेसी, स्किल एंड नॉलेज, इनके आधार पर इनमें अंतर होता है ना, इसके कारण क्या है एजुकेशनल डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। जेंडर डाइवर्सिटी की बात करें तो जेंडर डाइवर्सिटी में क्या देखने को मिलता है, हमें जेंडर बायस पहचान होती है, उसको स्वीकार करती है तथा उसमें समानता और समावेश पर बढ़ावा देती है। इट प्रमोज इक्वलिटी
इंक्लूसिवनेस एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल इंडिविजुअल्स रिगार्डलेस ऑफ जेंडर्स। अगला है ऑक्यूपेशनल डाइवर्सिटी। व्यवसाय में कैसे है, हमारे पास भारत में बहुत सारे व्यवसाय हैं, इसके आधार पर हमारे अंदर बहुत सारी भिन्नता पाई जाती है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस क्या है डाइवर्सिटी की, जो भी हमने पीछे देखा था अभी क्वेश्चंस में। पीछे वाला क्वेश्चन सेम इसका कॉपी है, तो इसको आपको दोबारा करना जरूरी नहीं है। क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, ये मेरे ख्याल से दोबारा क्वेश्चन तो नहीं रिपीट हो गया है, यही सेम क्वेश्चन आ रहा है बार बार में। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हमने पूरा कवर कर लिया है, जो कि पीछे वाला क्वेश्चन था सेम क्वेश्चन का आंसर था। तो ये वीडियो हमारी यहाँ कंप्लीट होती है। तो ये हमारी 4th वीडियो थी, जो कि हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हमने इसमें कर लिए हैं। तो इस वीडियो में आपने क्या देखा, इसके जो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना 4th वीडियो में, और जो थर्ड वीडियो है हमारी थर्ड वीडियो है, थर्ड और 4th वीडियो है ना, इसमें इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं हमने 15 से 16 क्वेश्चन करवाए हैं। ये सारे इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं कि आप इसमें से 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर कर सकते हो। तो इसलिए पिछली वीडियो को जरूर देखें, और आगे एक आने वाली वीडियो जिसमें हम रेफरेंस एंड कॉन्टेस्ट को करवाएंगे, उसको भी जरूर देखें, ताकि आपको एग्जाम में 100 के 100 मार्क्स आप स्कोर कर पाएँ और मैक्सिमम मार्क्स आपको प्राप्त हों। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपने अभी तक हमारे इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल की लिंक को ज्वाइन कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट और स्टडी मटेरियल मिलता रहे। अगर आपको कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए, इस सब्जेक्ट का गेस्ट पेपर चाहिए, या किसी भी सब्जेक्ट का गेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर के सोल्ड क्वेश्चन पेपर, या कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके आप इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।